Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the very first class of graphic designing. मुझे इब्राहिम हसन आप लोग काइंडली कंफर्म कर दें इफ द वॉइस इज क्लियर. कितने स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया? Okay, so today is the very first class of graphic designing. आप लोगों को कुछ चीज़ें समझानी है, आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है. The kind of response you people have given to us in graphic designing is marvelous. पूरे पाकिस्तान में हमने एडमिशन ऑन किए थे और आज जब हम अपने एडमिशन को देखते हैं तो अबाउट मोर देन 9,000 स्टूडेंट्स हैज एक्चुअली get their self engaged to this particular course. आप लोगों को ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग है क्या. ओके, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग केम इनटू बीइंग ऑन 2013. 2013 के बाद वी इनिशिएटेड विद द वेरी फर्स्ट कोर्स ऑफ वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. अच्छा, ये हमारा पहला कोर्स था जो हमने लॉन्च किया था. ऐसे बेशुमार इंस्टीट्यूट है थ्रू आउट पाकिस्तान जो कोर्सेज करवाते हैं, बट सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में कमाल क्या है? बेसिकली वी हैव बीन ट्रेनिंग टू द थाउजेंड्स एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूथ फॉर द लास्ट 6 or 7 years फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारे पास से जितने लोग, चाहे वो वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के स्टूडेंट्स हो, सिस्को के नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, या इसके साथ साथ हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस स्पेशलिस्ट के कोर्सेज होते हैं, ये तमाम कोर्सेज के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर राइट नाउ इन अ वेरी गुड पोजीशन. वो मार्केट में मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर रहे हैं. इंटरनेशनली उन्होंने अपने आप को साबित किया है. कुछ तो अब्रॉड कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं और मेजर जो बेशतर लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टार्टअप को रन कर रहे हैं, अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं, एंड दे हैव बिकम द आईटी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ टुमारो. आज जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे. सो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अल्टीमेटली बेसिकली इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं यूजिंग द फ्रीलांसिंग. मैं आप लोगों को एक वाक्य सुनाऊंगा. अबाउट 10 years ago और 9 to 8 years ago मेरा एक फ्रेंड था इंटर में. तो वो क्या करता था, मतलब लाइक हम कोचिंग में मिलते थे एंड देन ही यूज्ड टू गो टू अ प्लेस हियर इन कराची, सदर में वाकई लीगल एरिया है. वहां पर बेसिकली बिल्डिंग में वो काम करता था. तो उसका काम सिर्फ एक था, मतलब देयर वाज अ वेरी फेमस फुटबॉलर, मुझे उसका नाम याद नहीं है. वो फुटबॉलर की पिक्चर्स को सर्च करता था और उसकी टी शर्ट में से जो एक पर्टिकुलर लोगो है उसको निकाल के दूसरा लोगो लगा देता था. तो एक दिन में वो एक टी शर्ट को के लोगो को चेंज करने के उसको $2 मिलते थे. इस तरह 20 पिक्चर्स में उसको चेंजेस डेली बेसिस में करना होता था. यानी वो आधे घंटे में $40 अर्न कर लेता था. $40 फॉर टुडे इज अल्टीमेटली 6,000 to 7,000 रुपीज. जस्ट इमेजिन कि अगर इफ यू पीपल विल बी हैविंग द स्किल्स और इस काम के थ्रू अगर आप काम करना चाहेंगे तो what kind of approach you will be getting at the end of the day and what kind of life you will be able to change through this technology. देखिए, डिजाइनिंग क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे टीचर होंगे वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग. सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग को 2018 में सिस्को की तरफ से फास्टेस्ट आईटी ग्रोइंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला. 2019 में नंबर 1 अकेडमी का अवार्ड मिला पूरे यूमार रीजन में, दैट इज यूरोप, मिडिल ईस्ट, रशिया, एशिया एंड अफ्रीका. सो दिस इज a huge success we have got so far, but this success is not our success.
we want you people to become the successful of tomorrow. So furthermore हम कुछ और चीजें ये भी बताना चाहेंगे आप लोगों को. So this was all about Celani Mass IT Training. मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं. मेरा नाम मोहम्मद अली मुगल है. मैं Celani Mass IT Training को लीड करता हूं. For the last many years, Celani Mass IT Training program has become an international brand. People who are getting themselves passed from Celani Mass IT Training are actually getting the best in the world, and we want you people also. दो आप लोग ऑनलाइन सीखोगे, बट हम आपसे भी चाहते हैं कि जब आप लोग सीखोगे तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए भी एक प्रेशर एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे. वो प्रेशर एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि इफ यू विल बी नॉट बी डूइंग असाइनमेंट, इफ यू वोंट बी appearing on the quizzes, if you are not going to stand up to the expectation of the teacher, remember one thing, we are definitely going to make you out of the course. और ये करना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है. अगर इस 9000 के क्राउड में से हम 500 या 1000 या 2000 या 5000 भी अच्छे डिजाइनर्स निकाल देते हैं ना, दैट इज अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस. We don't want each and every 9000 candidates to get their self best in graphic designing. All we want is one thing, and that thing is कि हमें लोगों को खुद मुख्तार बनाना है लोग, ताकि आप अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली की जिंदगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बदल सके. ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग हमने Celani Mass IT ट्रेनिंग में स्टार्ट किया था इन अर्ली 2017. 2017 तक हम कुछ कोर्सेस लेके चल रहे थे, and then suddenly a person appeared to us. He also has worked in Celani about 4 or 5 years back. आज माशाल्लाह से उनकी कराची में डिफरेंट 5 लोकेशन में इनकी 5 डिफरेंट कंपनीज हैं जिसको वो रन कर रहे हैं. फ्रीलांसिंग काम करते हैं. माशाल्लाह से बेशुमार इनके पास अपॉर्चुनिटीज है, स्टूडेंट्स को भी इंगेज करते हैं. He has the experience of about 7 to 8 years in this particular field. Inshallah, he is the one who will be teaching you people. Celani Mass IT Training में ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में बहुत अरसा वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज फराम की है. He did not charge a single penny to Celani, and today he is here to serve you people also. मैं सर राहिल गुलरेज से चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करें और ताकि फिर हम फर्दर टीचर्स की तरफ भी जाएं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इसका जवाब तो आप लोग मैसेज पर ही देंगे, जो कि फ़िलहाल मुझे देखना मुश्किल है. लेकिन ये कि देखिए, आपने क्यों ग्राफिक डिज़ाइनिंग ज्वाइन किया, इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है. एक तो ये कि अगर आपने सोचा कि लॉकडाउन चल रहा है, फारिग हैं, Celani भी फ्री क्लास दे रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं, तो फ़ायदा नहीं है. लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि हमें शौक़ है डिज़ाइनिंग करने का, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप कुछ ना कुछ सीख कर निकलेंगे. आप लोग में से कौन कौन पहले कोर्स कर चुका है, तो उसमें ये होगा कि आपको मज़ीद बेहतरी आएगी, समझ में आएगा क्या चीज़ इस वक्त चल रही है. दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब कोर्स सीखा जाता है ना, तो उसमें उमूमी तौर पे टूल्स पर बात होती है. अब टूल्स में ये बात होती है कि भाई ये टूल है इस तरह से चलेगा, ये टूल है इस तरह से चलेगा. मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरीके से डिलीवर किया जाए कि मैक्सिमम आपको ये बताया जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है. स्टार्टिंग में टूल्स को लेकर चलेंगे, फिर कौन सा टूल मार्केट में किस पोजीशन पर काम कर रहा है और आपको मार्केट लेवल पर काम करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस कोर्स के अंदर. इसके अलावा आपको किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप फेसबुक के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह ताला आपको जल्द जवाब मिल जाएगा ऐसे सवाल का कि जिसका जवाब देना उस वक्त पॉसिबल होगा. लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल है कि जो आपने अगले सेशन के लिए अभी से सवाल कर लिया, तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा. इसके अलावा आपको मज़ीद जो हम मतलब बेहतर कोशिश है कि हम आपको बेहतर डिलीवर कर सकें. थोड़ा सा आप बताएं कि आप कितने अरसे से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आज आप किस लेवल पे मौजूद है, ताकि बच्चे स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो सकें. ठीक है, अरीना मल्टीमीडिया से जो है ना वो हम कोर्स कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह.
और इसके बाद जो है वो ये अप्रोक्सीमेटली आप समझें कि 2012 एवरेज 2012 में जो है ना वो कोर्स किया था। उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम किया। बहुत इस डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग साथ में जुड़े, कुछ कम भी हुए, कुछ बड़े भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत अच्छी टीम जिसको कह लें कि साथ देने के लिए हमारे साथ खड़ी है और वक्त पर काम भी आती है, साथ मिलकर काम करते भी हैं और काम आउटसोर्स करके करवाते भी हैं। आप लोगों में से जितने अच्छे टैलेंटेड पास आउट होंगे, देखिए आप में से जो टैलेंटेड पास आउट होगा उसका पता यूं चलेगा कि आपकी तरफ से असाइनमेंट्स का ग्रुप पर पोस्ट होना। अगर आपकी तरफ से कोई भी ग्रुप के अंदर असाइनमेंट पोस्ट नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। आपकी तरफ से ग्रुप के ऊपर पोस्ट होता है असाइनमेंट तो हमें ये पता चलेगा कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। मुमकिन है कि आपको डायरेक्टली रब्ता किया जाए और आपसे काम लिया जाए। जाहिर सी बात है जब काम लिया जाएगा तो आपको पे भी किया जाएगा। इसी तरह से हमने तकरीबन अभी तक कुछ 5 बैचेस क्रॉस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसमें से पास आउट हुए आज फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ भी काम कर रहे हैं और कुछ दूसरी जगहों पर कंपनीज में जॉब पर काम कर रहे हैं। तो आपका रिस्पॉन्स मिलना ये ज़रूरी है। रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? एक तो ये कि अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप क्लियर करने के लिए पूछेंगे। दूसरा ये कि आपको जो असाइनमेंट दिया गया वो आप कंप्लीट करके ग्रुप पर पोस्ट करेंगे। तो ये तरीका है कि जिसके ज़रिए हम आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है राहिल भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरह राहिल भाई ने बताया आप तमाम लोगों को कि हम असाइनमेंट्स आप लोगों से लेंगे। अच्छा, असाइनमेंट का तरीकाकार ये होगा कि हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे। उस गूगल फॉर्म में आपको अपना असाइनमेंट को सबमिट करना है और उसके बिहाफ में आप लोगों की मार्किंग भी होती रहेगी। अच्छा, मार्किंग के हवाले से कुछ और चीज़ें आप लोगों को ये भी बता दें कि इफ़ यू पीपल आर गोइंग टू स्टैंड टू द क्राइटेरिया ऑफ द clarification, then only you will be able to get the certification at the end of the day. हम आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी देंगे, इसका आप लोगों को ख्याल करना है। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन पूछ लें, फिर टीचर्स मजीद भी हैं उनका भी हम इंट्रोडक्शन कर लें। देखिए हमारे और भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग कि अगर जैसे हमारा वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है या हमारे दूसरे कोर्सेज चल रहे हैं, यू हैव टू स्टैंड टू अ पर्टिकुलर कोर्स, कंप्लीट इट एंड देन स्विच टू द अनदर प्लेटफॉर्म। दिस इज रिकमेंडेड रादर देन कि आप मल्टीपल कश्तियों में सवार हो जाएं और अल्टीमेटली आप डूब जाएं। तो ये बेहतर अप्रोच ये है कि आप लोग एक चीज को थाम लें और उसमें फिर मैक्सिमम एफर्ट लगाएं, बिकॉज द वर्कर ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म इज यूजलेस एज कंपेयर टू अ मास्टर ऑफ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो इसको ज्यादा ख्याल करें जी। सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर हम इंशाल्लाह आप लोगों को लिंक शेयर कर देंगे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का। आज इस क्लास के बाद कोशिश करके या मैक्सिमम कल तक कर देंगे ताकि आप उसको डाउनलोड कर लें और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दें और उसके बिहाफ में आप लोग अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर दें। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यू हैव टू गेट योरसेल्फ कनेक्ट टू द ग्रुप, दैट्स इट। जिस तरह राहिल भाई ने बताया कि ही हैज बीन वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, इसी तरह से जो ग्राफिक डिजाइनिंग की फर्दर टीम है हमारी, जिसमें बेशुमार लोग हैं। राहिल भाई के साथ फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट हमारे साथ जीशान थे, फिर फैजान है, तो ये सब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं पहले जीशान से चाहूँगा कि जीशान अपने बारे में बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, एंड हाउ दे आर गोइंग टू व्हाट एक्चुअली द स्टूडेंट्स आर गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स और इसके बिहाफ में अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। जी जीशान। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम जीशान अनीस है और मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट था और स्टार्ट में हमने भी यहीं से पढ़ा था और फिर हमने असिस्ट किया और फिर पढ़ाया। तो हमने भी पढ़ पढ़ के सीखा है और फिर हम जाहिर है कि इल्म बांटना बड़ा ज़रूरी है। और अभी जो वक्त की रिक्वायरमेंट है वो है डिज़ाइनिंग। वो इसलिए है कि हम सुबह से
जब से उठते हैं तब तक रात तक वो पूरा दिन हम ब्रांड्स देखते हैं, कलर्स देखते हैं, हमारी लाइफ पूरी कलर से भरी हुई है। तो डिज़ाइनिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और प्रैक्टिकल फील्ड है। तो जो लोग बोर है वो ज़रा एक्टिव हो जाए, हमें काम इंशाल्लाह करना है बहुत सारा। और मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे फील्ड में 4 साल हो गए और मैंने भी स्टार्ट किया था राहिल भाई के ऑफिस किया था, जो हमारे मेन इंस्ट्रक्टर है। तो हमने भी वहीं से शुरू किया था, काम करा, लेकिन इसके बाद हमने फ्रीलांसिंग की, लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया। और जिन्होंने लोकल क्लाइंट के साथ काम किया है, आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तो पता है कि कितना मसला है। तो हम लोग ये सारी टैक्टिक्स वगैरह झेल के आए हैं। तो हम आपको सारी प्लस पॉइंट सब चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत मजे का कोर्स है, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है। तो जो भी है, डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को आनी चाहिए, ताकि बुरे वक्त में अगर कुछ भी हल्की सी एडिटिंग हो खुद कर सके, इतना खुद मुख्तार तो हो जाए बंदा। तो बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो लोग कहते हैं स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप उसको टोटल परस्यू नहीं करोगे तो भी आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी ये चीज़। तो उसके बाद हमारे फैजान भाई हैं, फैजान भाई अपनी तरह आ जाए। फैजान, आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। यू आर ऑल्सो इन द टीम फॉर द लास्ट फ्रॉम द फर्स्ट बैच, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह निशान भाई ने बताया, मैं भी आप लोगों की तरह जो है वो यहीं से हमने स्टार्ट किया और राहिल से ही सीखा था और उसके बाद उन्हीं के साथ मिल के काम किया। अब तक 4 बैच हो चुके हैं यहाँ पे सैलानी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। शुरू में असिस्टेंट थे हम लोग और अब जो है वो टीचर हैं। पिछले 2 बैचेस से पढ़ा रहे हैं हम लोग। बहुत बाकी शुक्रिया। सब कुछ तो निशान भाई बता चुके हैं, तो और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो बताते रहेंगे, हम टेंशन ना लें। बिल्कुल ठीक है। मैं अब फर्दर जो मेरी मास आईटी ट्रेनिंग की टीम जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को सर्विसेज दे रहे होंगे, उसमें इब्राहिम है। इब्राहिम से मैं चाहूँगा कि वो प्लीज़ आए और बताएं कि क्या करने जा रहे हैं हम और क्यों करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम रिजवान है और मैं सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में एज आ मार्केटिंग ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काफ़ी टाइम से हमें इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि सर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करें। यहाँ पर जो फिजिकल ऑन साइट जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स था उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला और हमने बहुत ही बड़ा एक ग्रांड एंट्री टेस्ट लिया था, जो कि हमने हॉकी स्टेडियम में हमारा एंट्री टेस्ट हुआ था, जिसमें काफ़ी बच्चे क्लियर हो गए थे एंट्री टेस्ट में और काफ़ी लोग रह गए थे। तो जो लोग रह गए थे उनकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें प्लीज एक मौका दे, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाए कि जिसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सके। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे सर राहिल गुलरेज से ही सीखी है और इंशाल्लाह आप लोग लग के मेहनत करके काम करेंगे इंशाल्लाह तो जरूर आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। हसन से मैं चाहूँगा, हसन भी सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग को जानते हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन रज़ा है। मैं सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में एज आ सीनियर असिस्टेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग कोर्स में आपके साथ हूँ, आपके कमेंट पे बेहतर रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। तो बस ठीक। बहुत शुक्रिया। जुनेब से मैं चाहूँगा, जुनेब सैलानी में एज असिस्टेंट मैनेजर है। हम एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस सपोर्ट कर रहे होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जुनैब अफजल है। मैं सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसके अलावा सैलानी मास ट्रेनिंग का जो एक कैंपस है गुलशन कैंपस, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी लीड कर रहा हूँ और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको भी देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो उसके बैक एंड पे जो आपके वीडियो क्वालिटी, वॉइस वगैरह, इसके अलावा फर्दर मोर जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह उसको देखेंगे और आई होप कि ये कोर्स बहुत ज़बरदस्त होने के लिए जा रहा है और आप इसमें जो है बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ओके, सो दैट्स इट, दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर क्लास की तरफ जिसमें आप लोग सीखने जाएंगे। प्रोबेबली यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम इलस्ट्रेटर। तो मैं सर राहिल गुलरेज से रिक्वेस्ट करूंगा कि हॉट सीट आप संभालें एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं राहिल भाई, और मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन खोलनी है ये। जीटी में हाँ जी, चले इलस्ट्रेटर क्लास 1
on the PPT. चले, अब ये सबसे पहले तो एक चीज़ है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, सही, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर वो चीज़ जिसके अंदर इमेज की मैनिपुलेशन पर काम हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई भी चीज़ डिज़ाइन हो, हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई ना कोई आर्ट वर्क मौजूद हो, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि डिज़ाइनिंग हम करते क्यों हैं। तो डिज़ाइनिंग करने की वजह यूँ पड़ी कि पहले जो है ना वो बहुत बड़े बड़े अखबार आते थे, अखबार तो आज भी आते हैं, लेकिन अब हर कोई पढ़ता नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि इस तरह से आर्ट वर्क को रेडी किया जाए कि इमेज में ही सब कुछ हो और मज़ीद मैटर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से डिज़ाइनिंग को उरूज मिला। अब डिज़ाइनिंग क्या है मज़ीद, इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो इस पीपीटी के थ्रू देख लेते हैं। इसको आपको थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए चलेंगे और ये पीपीटी इंशाल्लाह ताला जल्दी आपके ग्रुप पर अपलोड भी कर दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ये कि डिज़ाइन क्या है देख लेते हैं हम कि डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, आइडिया को विजुअलाइज करने के लिए। यानी आपके दिमाग में कोई चीज़ है जो कि आइडिया के तौर पर है, आपने उसको सिस्टम पर, किसी एक पेपर पर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एज एन इमेज ट्रांसफ़र कर दिया, इसको कहते हैं डिज़ाइन, ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया इन द फॉर्म ऑफ लाइन, शेप, टेक्स्ट एंड टेक्सचर। यानी कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन कि जिसके अंदर लाइन का यूज़ हो, शेप का यूज़ हो, टेक्स्ट का यूज़ हो एंड टेक्सचर का यूज़ हो, तो इस चीज़ को हम जो है ना वो कहेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हिस्ट्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले जो है ना वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ये होते थे, डॉट होता था, लाइन, शेप, साइज, स्पेस, कलर, वैल्यू, टेक्सचर। डॉट क्या था, इसको मज़ीद तफसील पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीवर करनी है, टाइम बहुत कम है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी स्क्रीन से बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी ना हटे, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास टाइम स्लॉट बहुत कम है और आपको चीज़ें बहुत सारी बतानी है। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने में कामयाब हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको ये पीपीटी जो है वो आपके ग्रुप पर डाल दी जाएगी और उसके बाद आप ये तमाम चीज़ें देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह ताला बता दी जाएंगी। टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस समझना बेसिकली बिल्कुल ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप अगर किसी के लिए भी काम कर रहे हैं तो काम आप किस लेवल का, किस लोगों के लिए और किस नौइयत का करना चाह रहे हैं। तो आपने ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी कि एज फैक्टर क्या है आपकी उस काम का, दूसरा फाइनेंशियल क्लास क्या है उसका, तीसरा इकोनॉमिक क्लास क्या है और चौथा उसकी एजुकेशन क्या है। अब मिसाल है, आप जो है वो कोई, हम सपोज करते हैं कि आप जो है ना वो कह रहे हैं कि यार मैं किसी भी काम की एडवर्टाइजमेंट वाया पोल बैनर करना चाह रहा हूँ। अब पोल बैनर आप लगाना चाह रहे हैं डिफेंस के एरिया में और आप कहो कि वहाँ उर्दू लिख कर लगाएं तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा, या पोल बैनर आप लगाना चाह रहे हैं थोड़े से जो है ना वो गरीब इलाके में और आप कह रहे हैं कि वहाँ हम इंग्लिश लिख कर लगाएं तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो आपको एरिया वाइज, दूसरी चीज़ एजुकेशन वाइज, तीसरा एज वाइज आपने ये तमाम फैक्टर को दिमाग में रखना होगा और उसके बाद आपने उसकी डिज़ाइनिंग को शुरू करना होगा। क्रिएटिव डिज़ाइन का स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट की तरफ से आपको ब्रीफ आएगी कि ये चीज़ें आपको चाहिए, ये चीज़ें बनानी है। उसके बाद आप इसमें रिसर्च करना शुरू करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे। कॉन्सेप्ट को अगर स्केच में ले आते हैं बहुत अच्छी बात है और उसके बाद फिर आप इसको कंप्लीट सिस्टम पर लेकर आके फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर। रास्टर और वेक्टर में फ़र्क क्या है? देखें, दो किस्म के सॉफ्टवेयर भी आते हैं और दो किस्म की चीज़ें भी होती हैं। रास्टर सॉफ्टवेयर अलग होता है और रास्टर इमेज अलग होती है। वेक्टर सॉफ्टवेयर अलग होता है और वेक्टर इमेज अलग होती है। अब मिसाल आप ले लें कि हमारे पास जो है ना वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो उसमें वेक्टर चीज़ें ही बनेंगी। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो चीज़ होती है कि आप उसको जितना चाहें जूम कर लें,
लेकिन वो पिक्सेलेट नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं ना यार इमेज फट गई है, इमेज फटेगी नहीं, पिक्सेलेट नहीं होगी। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ भी कर लें, जितना जूम करेंगे ना, थोड़े से जूम के बाद पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी इमेज। उस इमेज को हम कहते हैं रास्टर इमेज। फर्क समझ आया? रास्टर वो होता है कि जिसको जूम करने के बाद वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाए, और वेक्टर वो होता है कि जिसको जूम करने के बाद वो पिक्सेलेट नहीं हो। ये दोनों का फर्क भी आपके सामने आ रहा है कि जो है वो वेक्टर का और रास्टर का क्या फर्क है। सीधे हाथ पर जो आ रहा है वेक्टर, वो वेक्टर है, उसको हम जितना जूम करेंगे वो पिक्सेलेट नहीं होगा। लेफ्ट पर जो है वो रास्टर की एग्जांपल दी गई है। इसके बाद जो है वो CMYK आता है। अब CMYK क्या है? CMYK और RGB दोनों अलग अलग चीज़ है। बेसिकली ये दोनों जो है ना वो कलर्स की नेम है। CMYK आता है सयान, मर्जेंडा, येलो और ब्लैक, और RGB होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। अच्छा, सयान, मर्जेंडा, येलो, ब्लैक जो है ना वो बेसिकली प्रोसेस कलर कहलाते हैं, और इसके जरिए प्रिंटिंग पॉसिबल होती है वाया ऑफसेट लार्ज स्केल प्रिंटिंग। और RGB जो है वो वेब के लिए यूज़ होता है, कोई सोशल मीडिया डिज़ाइन है उसके लिए यूज़ होता है। यानी विद इन द मॉनिटर, विद इन द सिस्टम या विद इन द LCD आपको कोई चीज़ रखनी है तो आप RGB में डिज़ाइन करेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपने उस चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है तो आप उसके लिए CMYK के फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। ठीक है। गुड डिज़ाइन क्या है कि वो अच्छा एक मैसेज दे, कॉन्सेप्ट भी हो, आइडिया भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा फॉन्ट ना इस्तेमाल हो, टेक्स्ट जो है वो पढ़ने में आए, नेगेटिव स्पेस का भी यूज़ हो, और कलर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, जिसको हम ये कह लेंगे गोला गंडा ना हो, बहुत सारे कलर्स उसमें इस्तेमाल ना हो, कम हो, प्रिसाइज हो, सिंपल डिज़ाइन हो, वो बेहतरीन डिज़ाइन होता है, गुड डिज़ाइन होता है। एक इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि इसमें देखें इजीली फॉन्ट रीडेबल है, सारी चीज़ें बहुत सुकून से रखी गई हैं। जो लोगो है उसमें भी सिर्फ 2 कलर यूज़ हैं, बहुत सारा नहीं है कि ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज का मकसद है कि सारे कलर उसमें डाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये थी थोड़ी सी जो है ना वो स्लाइड शो, वो इंशाल्लाह ताला ग्रुप पे आपको डाल देंगे। अब हम आते हैं ये एडोब इलस्ट्रेटर पर। एडोब इलस्ट्रेटर CS6 हम इंशाल्लाह ताला इस पर सीखेंगे। सबसे पहले जो अमूमी तौर पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो ये हैं कि हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि मिनिमम आपके पास Core i3 हो, 4 GB रैम हो, और इसके बाद कोई इतना इशू नहीं है। इलस्ट्रेटर CS6 में हम क्लास को लेकर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। विंडोज 7 हो, 8 हो या 10 हो, तीनों कंपेटेबल है, कोई इशू नहीं विंडोज़ का। ये जो चीज़ है ना ये पूरा एडोब इलस्ट्रेटर का इन्वायरमेंट कहलाता है। और ये जो है ये फोटोशॉप पर हम आ जाते हैं। अच्छा, अब मैंने सिर्फ आपको एक डिफरेंस दिखाना है, इसके लिए जो है ना वो इलस्ट्रेटर को और फोटोशॉप को कंबाइन लेकर एक आपको चीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम इलस्ट्रेटर पर गो थ्रू करेंगे काम को। ठीक है। रास्टर और वेक्टर की हमने बात की थी, तो उस पर ये आपको दिखाना मकसद है कि ये हमने जितना भी जूम किया है इसमें देखें बिल्कुल क्लियर एजेस हैं, कोई पिक्सेलेट नहीं हो रही। लेकिन अब अगर हम जाते हैं फोटोशॉप पर, तो फोटोशॉप में क्या है इसको देख लेते हैं। लिनक्स नहीं, मैक पे चलेगा। अच्छा ठीक है। मैकबुक के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मैकबुक पे भी बिल्कुल इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों चल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इधर पिक्सेलेट होना शुरू हो गया। ये हम फोटोशॉप के इन्वायरमेंट में मौजूद है और ये टेक्स्ट जो है ना पिक्सेलेट होना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमने इस वक्त इसको सिर्फ 421.99% जूम किया हुआ है। हालांकि अगर हम इलस्ट्रेटर में जाके देखें तो हमने 64,000 टाइम्स 6400 टाइम्स जो है ना इसको जूम कर लिया है, लेकिन ये पिक्सेलेट नहीं हुआ, इसकी इमेज अभी तक क्लियर है। तो इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, इसीलिए कि हम उसको जितना भी जूम करेंगे वो ख़राब नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा। और फोटोशॉप जो है वो रास्टर सॉफ्टवेयर है, हम इसको
थोड़ा सा जूम करने पे ये हालत इसकी हो गई, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये था इतना सा फोटोशॉप का तस्करा। अब हम जो है ना वो इलस्ट्रेटर पर आ जाते हैं। इलस्ट्रेटर पे बेसिकली ये पूरा इलस्ट्रेटर का, एडोब इलस्ट्रेटर का एनवायरनमेंट है। लेफ्ट पे जो है ये सारा टूल बार है, राइट पे कमांड पैनल्स हैं, टॉप पे मेन्यू बार है। ये बेसिकली अब यहाँ से ना फाइल से जाके हम इसको न्यू करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट का खुल कर आ जाएगा। हम चाहें तो अपना रेफरेंस के लिए जो है वो क्लास 01 नेम रख लेते हैं। प्रोफाइल आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, प्रिंट के लिए करनी है, वेब के लिए करनी है, वीडियो के लिए कोई करनी है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स कितने होंगे। आर्ट बोर्ड क्या होता है, आप अगर स्केचिंग करने के लिए बैठे हैं, आपके पास एक चीज़ है कि जिस पे आप बेसिकली आप समझ लें पेपर पे आप स्केचिंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक पेपर जो है ना वो आपका सिंगल आर्ट बोर्ड है। जब आप अपने आर्ट पेपर्स को बढ़ाते जाएंगे तो वो आपके आर्ट बोर्ड्स की क्वांटिटी को बढ़ाता जाएगा। साइज हमें क्या चाहिए, A4 लेटर हेड, या फिर हम कस्टम साइज रखेंगे कि हमें किस साइज में काम करना है। ठीक है, यहाँ से हम साइज को चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने 5 बाय 5 इंच की साइज पे काम किया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे तो इलस्ट्रेटर का आर्ट बोर्ड हमारे पास ये खुल के आ जाता है। सपोज करें कि हमें 2 से 3 आर्ट बोर्ड पर काम करना है तो हम आर्ट बोर्ड जो है ना वो एक्स्ट्रा कर लेंगे, यानी कि न्यू में जाके यहाँ से हमने आर्ट बोर्ड को बढ़ा दिया तो ये एक वक्त में इतने सारे आर्ट बोर्ड आपके पास खुल कर आ गए। ठीक है, अच्छा अब ये आर्ट बोर्ड हमारे पास खुल के आ गया है। इस आर्ट बोर्ड, ये जो वाइट एरिया ये आपके पास इलस्ट्रेटर का आर्ट बोर्ड है कि जिस पर आप काम करोगे और जिसको जब आप इमेज फॉर्म में एक्सपोर्ट करोगे तो यहीं पर जो इमेज होगी वो बाहर शो होगी। इसके अलावा ये तमाम एरिया जो डार्क ग्रे पोर्शन है इसको वर्क एरिया कहते हैं। देखें, सबसे पहले हमने जो है ना वो आर्ट बोर्ड और दूसरा जो है ना वो हमने वर्क एरिया को देखा। ठीक है, वर्क एरिया क्या है, जितना ये डार्क ग्रे पोर्शन है ये वर्क एरिया है और ये आर्ट बोर्ड जो है ये वाइट वाला एरिया हो गया। इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं टूल बार, हम देख चुके हैं कमांड पैनल, हम देख चुके हैं मेन्यू बार। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जितना भी है ये टूल बार है, राइट साइड पर जितना भी है ये कमांड पैनल है और टॉप पर जितना भी है ये मेन्यू बार है। इलस्ट्रेटर को कई टूल बार्स के सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जो फौरन काम के लिए आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो वक्त के बाद हमें ज़रूरत पड़ते हैं। अब हम कुछ टूल्स को लेकर चलना शुरू करते हैं। जिस टूल पर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये टूल का नेम और उसकी शॉर्टकट की साथ में बता देगा। देखें, काम दोनों तरीके से होता है कि अगर बंदा चाहे कि एक काम मैं चाहूँ तो 1 घंटे में करूँ और एक बंदा चाहे कि मैं एक काम को पौने घंटे में करूँ, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। कौन ऐसा है कि जो चाहेगा कि मैं अपने काम को लेंदी करूँ, 1 घंटे तक करूँ? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, लेकिन अगर कोई है तो बहुत फिर उसका अपना मैटर है। तो अपने काम को जल्दी करना, प्रिसाइज करना, इसके लिए शॉर्टकट्स, इस पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी। सपोज करते हैं हम एक ये टूल है सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट जो है ना वो V है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्टकट जो है ना वो A है। ये पेन टूल आता है, इसकी शॉर्टकट जो है वो P है। टाइप टूल जो है वो इसकी सिलेक्शन जो है ना वो T है। सबसे स्लो कर दिया, सही है। तो ये तमाम सिलेक्शन तमाम टूल्स जो हैं इस पर जो नाम लिखे हुए हैं इनके साथ जो है ना वो इनके शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये क्या है?
सपोज करें ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। सिलेक्शन टूल जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो एक पॉइंट को मूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। समझ में आया फर्क? एक तो ये कि सिलेक्शन टूल ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा और उसको मूव करता रहेगा। इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ कॉर्नर पे हम जाएंगे और ये स्केल अप स्केल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है इसके ज़रिए आपको कोई एक पॉइंट को लेकर जाना है तो आप उसको चलाएंगे, ठीक है। आप एक पॉइंट को मूव कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू भी पूरे पॉइंट को मूव कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक वक्त में एक पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो अच्छा, अभी एक काम किया था वो जूम कैसे किया था। तो जूम करने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि ये जूम टूल है, आप यहाँ से क्लिक करें तो ये प्लस होता जाएगा और ऑल्ट दबा के जब हम क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऑल्ट दबाकर माउस का जो व्हील है इसको आगे करेंगे तो जूम अप हो जाएगा और पीछे करेंगे तो जूम डाउन हो जाएगा, मतलब ठीक है, जूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़र्क था। अब आप चाह रहे हैं कि हमने कोई एक आर्ट वर्क बनाना है तो इसमें आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज करते हैं हमने एक शेप बनाया, अब दूसरा शेप बनाना है लेकिन उसका सेम नहीं चाहिए, तो उसको डिफरेंस करना है, कैसे करेंगे। हम उसको सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके सिंगल पॉइंट को पकड़ के इससे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, अगर हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो उसी लाइन में शिफ्ट मूव होगा, ठीक है, सेम होगा। या तो टॉप बॉटम पे ले लें या इसमें राइट लेफ्ट ले लें, या तो फिर अगर आप डायगनली लेंगे तो ये प्रोपोर्शनली मूव होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाकर नहीं करते हैं तो अब आप जहां चाहें इसको इजीली मूव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी तमाम चीज़ें आप नोट करते जाइएगा क्योंकि इस चीज़ की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से कि जब आपको जूम करना हो तो आपको इजी क्या है। अब आप बार बार अगर इसको करते रहोगे तो फिर तो आपका टाइम निकल जाएगा। इसके लिए बेहतर है कि ऑल्ट और माउस कर्सर व्हील जो है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आपने जो है वो दूसरा जो भी आपको बताया मैंने, अब आपको ये आर्ट बोर्ड है ना, मिसाल आपने जूम किया यहाँ तक आ गया, आपको ये चीज़ चाहिए तो एक तो ये कि ये हैंड टूल के जरिए क्लिक करें और उसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप स्पेस बार को दबाएंगे तो हैंड टूल आपके पास पार्शियली एक्टिव हो जाएगा, इसको क्लिक एंड ड्रैग करें और इसके बाद इसको आप छोड़ देंगे तो दोबारा आपके पुराने टूल के ऊपर आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही टूल हो, आप अगर किसी और टूल पर काम कर रहे हैं स्पेस बार दबाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और स्पेस बार छोड़ने पर वो छोड़ देगा। ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल थे जो हमने अभी तक टूल बार में से पढ़ लिए। अब आप कहेंगे सर इतना आपने टेक्स्ट को पकड़ के एक साथ बराबर में ले गए कैसे, ये भी बता देते हैं आपको। सिलेक्शन टूल हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये हमने देख लिया, हमने हैंड टूल देख लिया, इसके बाद हमने जूम टूल को देख लिया, ठीक है। अब आपको ये कॉपी करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप एडिट में जाके कॉपी कर लें जो कि कंट्रोल सी के ज़रिए भी हो सकता है, और फिर आप एडिट में जाकर ही पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी भी शॉर्टकट की बता दी जाए तो वो आसान है, वो ये
कि जब आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाएंगे तो आपने उधर जाकर ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने पर आपका माउस का कर्सर डबल दे देगा। इसका मकसद है कि वो अब कॉपी फॉर्म में आ चुका है। आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे माउस से तो ये कॉपी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर शिफ्ट दबाकर क्लिक करेंगे, शिफ्ट जब आपने इसको कॉपी करना शुरू किया, साथ में आपने शिफ्ट दबा दिया, तो ये उसी तरह से एक ही लाइन में चलता रहेगा, ठीक है। टूल्स मतलब हमारे स्टूडेंट्स को मैग्नीफायर खोल के टूल्स की तरफ ले जाके थोड़ा सा टूल्स का खोल देंगे। चलें, फरमाइश आई है कि टूल्स नज़र नहीं आ रहे, तो देख लेते हैं टूल्स को भी। ये लेफ्ट साइड पे टूल बार है हमारा, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं। जब आप इलस्ट्रेटर में जाएंगे अपने, तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ये टूल बार है हमारा, ये टॉप पे जितना भी है ये मेन्यू बार है हमारा। और अब हम राइट साइड पे चलते हैं, थोड़ा सा कमांड पैनल को भी देख लेते हैं। तो ये सारा हमारा जो है वो राइट साइड पर, ये हमारा कमांड पैनल है, ठीक है। दरमियान में भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसका पॉसिबल हुआ आपको इंशाल्लाह हाथों हाथ जवाब दे दिया जाएगा। हैंड टूल दोबारा बता दें। हैंड टूल बेसिकली देखें यहाँ पर है, टूल बार के अंदर आपने सिंगल क्लिक करना है तो आपका टूल, ये हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। अब आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करते रहें तो आपके आर्ट बोर्ड को या फिर आपके ऑब्जेक्ट के गिर्द आपको घुमाता रहेगा। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी और टूल पर मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं कि मैंने जो है ना वो ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अब ये थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है, ये पीछे चला गया, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि स्पेस बार को दबाकर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, तो ये मेरे पास थोड़ी देर के लिए हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। और मैं जब स्पेस बार को छोड़ दूंगा तो ये हमारे पास दोबारा वही टूल एक्टिव हो जाएगा कि जो लास्ट मैंने, जिस पे लास्ट में काम कर रहा है, ठीक है। और कोई काफी लोगों को ये क्लियर नहीं है कि अपना वेक्टर और रास्टर कहाँ कहाँ यूज होता है, सॉफ्टवेयर कहाँ था, कौन ये बेसिक सवाल वो हम बताने वाले थे वैसे बाद में कि इसका यूज़ कहाँ पर है, वेक्टर का यूज कहाँ पर है, रास्टर का यूज कहाँ पर है। अच्छा, ये सवाल भी आया कि वेक्टर और रास्टर में का टूल का यूज़ कहाँ पर होगा। देखें, अब मिसाल एक आप ये चीज़ लें कि आपने किसी कंपनी का लोगो डिज़ाइन किया, तो यहाँ पर आप रास्टर सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। इसकी वजह ये कि लोगो जो भी कंपनी डिज़ाइन करवाती है वो लोगों को अपनी टी शर्ट पर भी यूज़ करेगी, और जब वो अपने 60 फुट बाय 100 फुट का बिलबोर्ड या हैंड होर्डिंग लगाएगी तो उस पर भी यूज़ करेगी। तो लोगो हमें छोटा भी यूज़ करना पड़ेगा और बड़ा भी यूज़ करना पड़ेगा। इस वजह से हमें लोगो को वेक्टर सॉफ्टवेयर यानी कि इलस्ट्रेटर में काम कर कर दिखाना पड़ेगा। अगर हम ये समझते हैं कि हम जो है ना वो रास्टर में यानी फोटोशॉप के अंदर लोगो बना लेंगे और लोगो हमारा कामयाब हो जाएगा, तो ये सिर्फ उस वक्त तक कामयाब होगा कि जब तक कि क्लाइंट की उस वक्त की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। भाई क्लाइंट को बनाना है टी शर्ट, क्लाइंट ने टी शर्ट बनाना है तो लोगो उसने जो डिज़ाइन कराना है वो टी शर्ट के लिए बनाना है। किसी ने भी फोटोशॉप के अंदर अगर बना दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन नुकसान ये रहेगा कि कल क्लाइंट आपको कहता है भाई मुझे होर्डिंग भी बनानी है, या मुझे लेटरेट बनाना है, या मुझे ब्रोशर बनाना है, या मैंने पोल बोर्ड बनाना है, तो उस सूरत में आपको लोगों को दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? आप अगर कहते हो कि मैं फोटोशॉप में जाके उसको बड़ा कर दूंगा, तो भाई बड़ा तो आप कर लोगे, लेकिन आपके काम का थोड़ी रहेगा, वो तो पिक्सेलेट हो चुका होगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ ऐसी डिज़ाइन करें, जैसे इसमें हम बिजनेस कार्ड ले लें, हम लेटर हेड ले लें, एनवेलप ले लें, ये तमाम चीज़ें फोटोशॉप पे डिज़ाइन हो सकती है, लेकिन हम इसको इलस्ट्रेटर में क्यों करेंगे कि ये इजी रहेगा हमारे लिए। लोगो हमारा इलस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन होगा। हम फोटोशॉप में क्या रास्टर के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम जो है वो सोशल मीडिया की पोस्ट जितनी भी चलती हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। वेब स्लाइडर के बैनर्स जो हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी इमेज के अंदर मैनिपुलेशन करके दिखानी है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ कि जो प्रिंट के लिए करनी हो उसको हम फोटोशॉप से बचाएंगे, फोटोशॉप उसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कई जगह पर ऐसा होता है कि आप कहेंगे सर काम तो हो जाता है, काम तो हो जाएगा, लेकिन वो काम ही क्या जो अच्छा भी ना हो। काम आपका उस वक्त तक के लिए होगा, अगले स्टेप में आपको काम वो नहीं देगा।
सपोज करते हैं कि हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। अब बिजनेस कार्ड आपने डिज़ाइन किया, आपने फोटोशॉप में कर तो दिया, अब आपसे कोई कहे कि आप इसको लेटर हेड पर भी ले लो, तो आप उस इतने से डिज़ाइन को लेटर हेड पर कैसे लोगे? हालांकि बिजनेस कार्ड बिल्कुल छोटा होता है जो वॉलेट में इजीली आ जाता है, और लेटर हेड बड़ा होता है जो एनवेलप के साइज़ का होता है। आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे साइज़ को? आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी इमेज है, जितना टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, जो लोगो यूज़ किया हुआ है, जो एड्रेस का आपने लोकेशन का आइकन यूज़ किया हुआ है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पिक्सेलेट हो जाएंगी और लेटर हेड में हमारे पास किसी काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, और कुछ? सर अगर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से एक ही काम हो रहा है तो हम वेक्टर में भी कर सकते हैं, तो फोटोशॉप की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा, अब अगर ये सवाल आया कि भाई इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में सेम काम हो रहा है तो हम फोटोशॉप में क्या करेंगे अगर हम सारा काम इलस्ट्रेटर में कर लेंगे? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ वेब बैनर हुए, जहाँ सोशल मीडिया की पोस्ट हुई, वो हम फोटोशॉप में ही बनाएंगे। इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा फिजिबल फोटोशॉप रहेगा, क्योंकि फोटोशॉप में इफेक्ट्स, कंट्रोल्स वो आपको ज़्यादा मिलेंगे इमेज मैनिपुलेशन के हवाले से। जितना भी सोशल मीडिया पर काम चलता है वो इमेज मैनिपुलेशन के थ्रू काम चलता है, तो वो एडजस्ट वहीं पर करेंगे हम फोटोशॉप पर। ठीक है, और फोटोशॉप का बेसिक पर्पस क्या है दादा, कि कहाँ यूज होता है? वो बता दिया आगे होगा। सर शॉर्ट की एक बार फिर आगे में बता दिया। कह रहे हैं इसके साथ लिख दें। शॉर्ट कीज का एक काम करते हैं कि शॉर्ट कीज की जो है ना वो आपको ग्रुप पर इमेज दे देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उसको देखिए। मतलब होता है मैनिपुलेशन का मतलब? देखिए, इमेज मैनिपुलेशन का मकसद ये होता है कि 4-5 फोटोज़ को आपने एक साथ जो है ना वो कंबाइन किया और एक नई इमेज को बनाकर आपने मार्केट के अंदर दिखाया। इसको कहते हैं इमेज मैनिपुलेशन। सर मेरे पास 1 GB रैम है, सॉफ्टवेयर चलेगा क्या? मेरे पास 1 GB रैम है, सॉफ्टवेयर चल जाएगा? देखिए, अगर किसी के पास 1 GB रैम है ना तो सॉफ्टवेयर तो चल जाएगा, लेकिन आपको बड़ी आजमाइश का सामना होगा और आपको काफ़ी सब्र के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप इतना सब्र कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन चलेगा फिर 1 GB में। और अगर फोटोशॉप में काम करके प्रिंटिंग के लिए इलस्ट्रेटर का यूज़ किया जाए तो काम बन नहीं जाएगा? देखिए, एक बात ये है कि फोटोशॉप में आप कह रहे हैं कि मैं काम करूं और उसके बाद उसको इलस्ट्रेटर पे ले जाऊं और फिर मैं उसके ज़रिए प्रिंटिंग कर लूं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक चीज़ कि जिसने पिक्सेलेट होनी है, अब आप उसको इलस्ट्रेटर में ले जाओ या किसी भी सॉफ्टवेयर में ले जाओ, वो तो पिक्सेलेट ही होगी, चाहे आप उसको कितनी ही बड़ी साइज पे बना लो। लेकिन आप जब उसके सॉफ्टवेयर को चेंज करोगे तो इसका मकसद ये नहीं है कि उसकी पिक्सेलेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, उसकी अपनी पिक्सेलेशन बाकी रहेगी, वो पिक्सेलेट होगा। फोटोशॉप जब भी इस्तेमाल होगा इमेज पिक्सेलेट होगी। ठीक है, क्या फोटोशॉप में पिक्सेलेट होने से रोक नहीं सकते पिक्सल को? यार, फोटोशॉप में पिक्सेलेट होने से रोक नहीं सकते, ये अभी तक तो मेरे तजर्बे के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर आप थोड़ा सा एक काम करें कि एडोब कंपनी जो है ना उनसे रब्ता करें। ये सवाल यहाँ का नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम कोर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको सिखाने के लिए बता सकते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट जो है ना वो फिर आप डायरेक्ट कंपनी से रब्ता कर लें। इंशाल्लाह हो सकता है कि शायद आपकी बात सुन ली जाए। बस इलस्ट्रेटर में क्या चीज़ें बेसिकली बनाते हैं कॉमन? इलस्ट्रेटर में बहुत सारी चीज़ें, इलस्ट्रेटर में क्या चीज़ें बेसिकली बनाते हैं ये सवाल आया। इलस्ट्रेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं। आप जो है वो लोगो ले लें, सबसे पहले आपने लोगो डिज़ाइनिंग करनी है तो वो इलस्ट्रेटर में ही करनी है। दूसरा, आपने जो है वो जितनी भी बिजनेस स्टेशनरी है कि जो प्रिंट भी होती है, जिसमें आप बिजनेस कार्ड ले सकते हैं, लेटर हेड ले सकते हैं, एनवेलप्स ले सकते हैं, इसके बाद आप ब्रोशर्स ले सकते हैं, इसके बाद आपने पेनाफ्लेक्स जितने प्रिंटिंग होती है, डिजिटल प्रिंटिंग जिसको कहते हैं, आप वो ले सकते हैं। टी शर्ट के ऊपर आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है आप वो ले सकते हैं। मग के ऊपर आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है आप वो ले सकते हैं। कीचेन के लिए आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो आप वो भी ले सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ ऐसी कि जिसको प्रिंट करना है वो हम इलस्ट्रेटर में ही करेंगे और उसी के यूज़ के थ्रू करेंगे। फोटोशॉप में हम तमाम वो काम करेंगे कि जो विद इन द मॉनिटर, विद इन द स्क्रीन,
ये रहें, या तो मोबाइल स्क्रीन हो या टैबलेट स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो या सिस्टम स्क्रीन हो, एलसीडी हो, इन तमाम के अंदर जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले करनी है वो विद इन द एरिया ऑफ फोटोशॉप हम काम करेंगे। वेब बैनर विद इन द स्क्रीन रहता है, प्रिंट होकर नहीं आता है, फोटोशॉप में बनाएंगे। सोशल मीडिया की पोस्टें, फेसबुक की जितनी भी पोस्टें चलती हैं, इंस्टाग्राम की जितनी भी पोस्टें चलती हैं, वो तमाम चीज़ें विद इन द स्क्रीन रहती हैं, प्रिंट होकर नहीं आती हैं, उसको हम फोटोशॉप में बनाएंगे। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है वो हम फोटोशॉप में बनाएंगे, और जितनी चीज़ें प्रिंट होनी है वो तमाम चीज़ें हम इलस्ट्रेटर में बनाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। अब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो कहता है भाई ये चीज़ बनानी है, आप खुद सोचेंगे कि आया उसने प्रिंट कराना है या नहीं। अगर वो कहता है कि प्रिंट कराना है तो फिर आपने उसको इसके लिए इलस्ट्रेटर को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर वो कहता है कि मैंने सोशल मीडिया के लिए या वेब के लिए बनाना है तो फिर आपने फोटोशॉप का यूज़ करना पड़ेगा। तो बताएं भाई, कॉरल ड्रॉ फिर क्यों है जब ये सब सॉफ्टवेयर है तो इलस्ट्रेटर? देखें कॉरल ड्रॉ आ गया। अच्छा, कॉरल ड्रॉ क्यों है? कॉरल ड्रॉ, फ्री हैंड, ये चीज़ें, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये पुराने हो गए। इलस्ट्रेटर इस वक्त के हिसाब से लेटेस्ट चल रहा है। कॉरल ड्रॉ में भी काम हो जाएगा, फ्री हैंड, मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, इसमें भी काम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करोगे या पुराने पर काम करोगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जो है ना वो पेंटियम 3 पर काम कर लो, तो क्या आप करोगे? आप तो नहीं करोगे, आप कहोगे मुझे कोर i3 चाहिए। तो फिर इसी तरह से जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ यूज़ की जाती है, कोशिश की जाती है टेक्नोलॉजी की लाइन में जो भी चीज़ यूज़ की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि वो लेटेस्ट हो, ताकि उसकी अपडेट्स हमारे पास आती रहें। दूसरी चीज़ के मार्केट के लेवल पर आप खड़े हो सको, मार्केट के साथ आप चल सको। अगर आप फ्री हैंड पर काम करते हो तो कितना अर्सा आप काम कर लोगे? पाकिस्तान में देखा जाए तो मैक्सिमम में एक आइडिया है 2 साल 3 साल, बस। इसके बाद फ्री हैंड बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि जो पहले फ्री हैंड यूज़ करते थे वो आज इलस्ट्रेटर पर आ चुके हैं। तो आगे जब चेंज होगा दौर तो क्या करोगे? आप तो फिर पीछे रह जाओगे। तो आप लोगों की आसानी और बेहतरी के लिए आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल बता देंगे, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। प्रैक्टिकल आपको सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का दोबारा बता देते हैं। देखिए, मिसाल है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये है मेरे पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के थ्रू क्या होगा कि मैंने पूरे ऑब्जेक्ट पर कहीं भी क्लिक किया, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया और मैंने उसको मूव कर दिया, सही। अब अगर मिसाल है, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके इस शेप को चेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आऊँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू मैं कोई भी एक कॉर्नर को, किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसके चेंज को, उसके डिज़ाइन को चेंज कर देंगे। यूं करके इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। और सिलेक्शन टूल, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, मैंने इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ इसको पूरे को मूव करना, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू पूरे को सेलेक्ट किया जाए और मूव किया जाए, और दूसरा ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, इसके ज़रिए इसको सेलेक्ट किया जाए और मूव किया जाए। ये 2 तरीके हो गए। सिलेक्शन टूल मूव के लिए काम आएगा, स्केल अप, स्केल डाउन इसके लिए काम आएगा, और यहाँ पर जाते हैं हम तो फिर रोटेट की भी इनेबल हो जाती है, तो ये रोटेट के लिए काम आएगा, ठीक है। और लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, वो हमें किसी भी पॉइंट को मूव करने, उसको चेंज करने में काम आएगा हमारे पास। मैनुअल साइज किस तरह से होता है? मैनुअल साइज, अगर मैनुअल साइज किसी साइज का बॉक्स करना है, अगर अच्छा, अगर आपने किसी भी प्रॉपर साइज का बॉक्स बनाना है ना, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि आपने किसी भी टूल पर डबल क्लिक, ये आपने क्या टूल सेलेक्ट किया, टूल सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ये प्लस का निशान होगा, यहाँ पर आके आप क्लिक करेंगे तो विद और हाइट आपको दे दी जाएगी। अब अगर मिसाल है, आप कहते हैं कि मुझे एक 2 इंच बाय 2 इंच का बॉक्स बनाना है, तो आप यहाँ से 2 इंच बाय 2 इंच सेलेक्ट करके उसको ओके करेंगे, तो ये प्रॉपर एक 2 इंच बाय 2 इंच का बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। आर्टबोर्ड और वर्क एरिया का डिफरेंस? आर्टबोर्ड और वर्क एरिया का डिफरेंस ये है कि जो चीज़ आर्टबोर्ड के हुदूद के अंदर होगी, जो चीज़ आर्टबोर्ड के अंदर होगी, वो तमाम चीज़ें आपकी प्रिंट के लिए इस्तेमाल होंगी या एक्सपोर्ट करके इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। वर्क एरिया में कोई चीज़ होगी तो वो वर्क एरिया इसके लिए दिया हुआ है ताकि आप बाहर काम कर सको। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये जो चीज़ है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना आपका बॉक्स है, अब आप कह रहे हैं
2 इंच बाय 2 इंच का जो बॉक्स बनाया ना ये बड़ा है, तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, हम इसको स्पेयर में रख लेते हैं और हम एक नया बॉक्स बना लेते हैं जिसका साइज़ 1.5 इंच बाय 1.5 इंच हो। अब हमने उसको चेक किया, हाँ यार ये बेहतर रहेगा, तो हमने इसको पकड़ के डिलीट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसीजर वर्क एरिया इसके लिए आपको दिया हुआ है कि आप एक्सेस वर्क को उधर रख सकते हो, उधर कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए वर्क एरिया आपको दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप वर्क एरिया से भी बाहर काम करो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इसको वर्क एरिया से बाहर लेके जाओगे तो ये मना कर देगा आपको। ठीक है, नेविगेशन दोबारा बता दें, जूम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे इधर उधर कैसे जा रहे हैं। नेविगेशन आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर हमने राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम जाना है तो इसके लिए ये हैंड टूल है, इस पर क्लिक करेंगे, हमने ये पूरे एरिया को हम शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। इसकी एक और शॉर्टकट ये है कि स्पेस बार आप दबाएं, जब तक स्पेस बार दबा रहेगा तब तक ये टूल पार्शियली एक्टिव रहेगा। आप उसको क्लिक एंड ड्रैग करते रहें, ये आप इसको नेविगेट करते रहेंगे, और जब आप इसको स्पेस बार को छोड़ देंगे तो फिर ये पुराने टूल पर दोबारा रिटर्न आ जाएगा। जूम के लिए एक ये प्रॉपर्टी भी है कि हम इस पर क्लिक करें और ये जूम इन हो जाए, ऑल्ट दबाएंगे तो फिर अब जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक और आसान तरीका ये है, वो है ऑल्ट के साथ माउस की व्हील को अप करेंगे तो जूम इन और डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा जूम के लिए एक और काम भी हो सकता है, वो ये कि कंट्रोल के साथ आप प्लस के बटन को प्रेस करें। कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल प्लस जूम इन, लेकिन कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो ये जूम आउट और ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल था कि जो सॉफ्टवेयर है आजकल वेक्टर, कैनवास, विपिक वगैरह ये सब, तो हम क्यों इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं वहीं पर डिज़ाइन कर लेते हैं या वहाँ से उठा के यूज़ कर लें डिज़ाइनिंग में। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास दीगर सॉफ्टवेयर जो है ना वो भी वेक्टर सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक चीज़ होती है जो मार्केट में चलती है। अब मिसाल है आपने कैनवा पे डिज़ाइन किया तो हर कोई थोड़ी उसको जानता है। इलस्ट्रेटर उमूमी तौर पे हर किसी को पता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसमें वर्किंग कैसे होती है। हर सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जो पहले फ्री हैंड चलाते थे वो उसका अंदाज अलग है कोरल ड्रॉ के मुकाबले में। अच्छा, इन दोनों सॉफ्टवेयर फ्री हैंड और कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर का अंदाज बिल्कुल अलग है बनिस्बत इलस्ट्रेटर के। इलस्ट्रेटर वो चीज़ है कि जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है और आपके लिए इजी रहेगी कि जब आप इसमें से कोई चीज़ डिज़ाइन करें और उसको प्रिंट के लिए लेकर जाएं तो आपके लिए कोई भी प्रिंटर उसको इजीली ले लेगा। लेकिन अगर आप उसको कैनवा पे बनाते हैं या किसी और चीज़ पर बनाते हैं तो वो आपको ये कहेगा कि आप उसको पहले इलस्ट्रेटर पर शिफ्ट करके दें, फिर हम उसकी प्रिंटिंग करेंगे। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आप दोबारा उसकी डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेटर पर बनाएंगे, शिफ्ट करेंगे, फिर आप उसको लेकर जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अच्छा, अब जो है ना इसके बाद हम कुछ टूल्स को और देख लेते हैं। एक तो ये कि ये है रेक्टेंगल टूल। अब रेक्टेंगल टूल, इसमें सिर्फ रेक्टेंगल टूल नहीं है, देखिए यहाँ पर नीचे एरो भी आपके पास बना हुआ है। इसका मकसद है, जिस टूल में एरो बना हुआ है इसका मकसद है कि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो छुपे हुए हैं। हमने इसको क्लिक किया तो इसने बहुत सारे टूल्स हमें दे दिए राउंडेड। अब रेक्टेंगल टूल क्या है, रेक्टेंगल टूल वो है कि जिसके चारों कॉर्नर शार्प होंगे एजेस। दूसरा राउंडेड रेक्टेंगल है, इसके 4 साइड जो हैं वो राउंडेड हैं। इसके बाद आपके पास एलिप्स टूल यानी कि सर्कल टूल आ जाता है। फिर आपके पास आ जाएगा पॉलीगनल टूल। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टार टूल। अच्छा, स्टार टूल की एक खुसूसियत है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्टार टूल जब भी आप ड्रॉ करेंगे ना, अगर आपके पास जो एरो कीज होती है कीबोर्ड के अंदर, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, आप टॉप की की को दबाएंगे ना तो ये एरिया, ये आपके कॉर्नर्स जो है ना वो बढ़ा देगा। स्टार के 5 कॉर्नर्स होते हैं ना, ये इसको बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप डाउन की प्रेस करेंगे तो वो इसको कम कर देगा। अब आपको ट्राइंगल बनाना है तो बहुत आसान तरीका बन गया, वरना आप क्या करते हैं, आपको फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो टॉप का बटन यानी अप का बटन हम दबाते रहेंगे तो ये ऐड करता रहेगा पॉइंट्स को, और जब हम टॉप के बॉटम के बटन को यूज करेंगे तो ये कम कर देगा। ठीक है, ये आपके कुछ टूल्स है। अच्छा, इसके अलावा
एक ये सवाल आया कि CMYK में कब काम करेंगे और RGB में कब काम करेंगे। CMYK में हम उस वक्त काम करेंगे कि जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी होगी। RGB में हम उस वक्त काम करेंगे जब हमने कोई चीज़ को विद इन द स्क्रीन रखना होगा। आप इसकी आसान मिसाल यूँ समझ लें कि उमूमी तौर पर रास्टर डिज़ाइन जो है वो RGB में ही होते हैं और उमूमी तौर पे वेक्टर डिज़ाइन जो हैं वो CMYK में ही होते हैं, क्योंकि CMYK प्रिंटिंग सपोर्ट करता है, RGB जो है वो वेब एंड स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन को सपोर्ट करता है। इसके लिए RGB और ये CMYK में फ़र्क रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स थे। अच्छा, इसके अलावा हमें कहीं टाइप करना है तो हम इस टाइप टूल पे जाएंगे, इसको यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो ये टाइपिंग ऑन हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। हमने जो है ना वो इसमें जो मैटर लिखना है वो हमने इस पर लिख लिया। लिखने के बाद दो तरीके हैं। अब आप चाहो कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ किसी और ऑब्जेक्ट को, तो कैसे करोगे? आप डायरेक्ट आप सेलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे तो इसके अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको स्केल अप स्केल डाउन दोनों कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें टाइप टूल में बहुत सारे हैं। एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन अ पार्ट टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है और वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल है। ये आपको थोड़ा सा कंक्लूड करके बताते हैं कि होता क्या है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में काम करेंगे तो हम एरिया टाइप टूल के ज़रिए उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस पर वर्किंग करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई भी पाथ बनाते हैं, मिसाल है हम एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसके ज़रिए जब हम काम करेंगे, इस पर काम करेंगे तो ये हम एरिया टाइप ऑन अ पार्ट टूल कर लेंगे तो ये इस पर लिखता रहेगा। ठीक है, ये टाइप टूल हो गया। ये हमने ऑब्जेक्ट्स को देख लिए, हमारे पास रेडीमेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद हमने जो है वो सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देख लिया। ये लाइन सेगमेंट टूल आती है। लाइन सेगमेंट टूल क्या करती है? हमें स्ट्रेट लाइन बनानी हो, कर्व लाइन बनानी हो, स्पाइरल बनानी हो, रेक्टेंगुलर ग्रिड बनानी हो या पोलर ग्रिड बनानी हो तो इसके लिए इस्तेमाल होती है। लाइन टूल आपने बनानी है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है तो शिफ्ट दबाकर हम बनाएंगे और अगर शिफ्ट को छोड़ देंगे तो ये हम जैसे डायगनली लेकर चलेंगे वैसा करेंगे। आर्क के थ्रू हम आर्क हमें कितना बड़ा करना है और किस डायमेंशन पर करना है। फिर स्पाइरल अगर हमें करना है तो हमें कितना छोटा कितना बड़ा करना है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हमें जो है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड बनानी है तो ये ठीक है, ये ग्रिड बन जाएगी। अगर हमने पोलर ग्रिड बनानी है तो पोलर ग्रिड बन जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं हमारे पास। अब मिसाल है हमारे को पोलर ग्रिड के अंदर अपने तौर पे अमेंडमेंट करनी है तो ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई कॉन्क्रीटिव डिवाइडर्स जो है वो 5 नहीं हो, वो हमारे पास 8 हों और रेडियल डिवाइडर्स जो है ना वो हमारे पास 5 नहीं हो, वो हमारे पास सिर्फ 3 हो। तो हम इसको ओके करेंगे और ये हमारे पास बनकर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल ये आया कि हम टाइप टूल पे हमने टाइप किया तो अब हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो ऊपर जो है वो कैरेक्टर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। साइज इसका तो रेगुलर है, वरना तो आप इसमें बोल्ड की जिसमें प्रॉपर्टी होगी आप उसमें बोल्ड भी कर सकेंगे। ठीक है, इसमें बोल्ड की प्रॉपर्टी है, आपने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया या बोल्ड और इटैलिक सब कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि साइज़ आपने बड़ा करना है फ़ॉन्ट का तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर दें तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब फ़ॉन्ट को बड़ा करने छोटा करने के भी तरीके हैं। अब मिसाल है आपने फ़ॉन्ट्स यहाँ से सेलेक्ट किया तो फिर तो ठीक है फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से बड़ा करूँ तो अब आप यूं अगर करेंगे या यूं करेंगे तो ये ग्राफिक्स की फील्ड के अंदर ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, आप जुर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हम
हमें जब करना है तो कैसे करना है, शिफ्ट दबा के हम करेंगे तो वन साइड से प्रोपोर्शनली जूम इन होगा, जूम आउट होगा, या ये स्केल अप होगा और स्केल डाउन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबा कर करते हैं तो ये फोर साइड से स्केल अप और स्केल डाउन होता रहेगा, ठीक है। शिफ्ट दबा कर करेंगे तो एक तरफ से जूम इन ये स्केल अप और स्केल डाउन होगा, और ऑल्ट और शिफ्ट ये दोनों दबाकर हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये दो चारों तरफ से स्केल अप और स्केल डाउन होता रहेगा। कोई सवाल होगा? सही है, इतना क्लियर हुआ। अब हम एक काम करते हैं कि हम आज के असाइनमेंट पर आते हैं कि आज हम बनाएंगे क्या। चलिए इसमें से ना कोई भी एक चीज़ को हमें काम करते हैं कि आपके लिए ले लेते हैं। चलें ये आज बनाते हैं। ये सर फैज़ान और सर जीशान की शफ़क़त है, ठीक है। इसको हमने डेस्कटॉप पे कॉपी कर दिया। अब आपको इलस्ट्रेटर के फोल्डर के अंदर इसको लाना है, विद इन द प्रीमिसेस इलस्ट्रेटर में लाना है। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप इधर से क्लिक एंड ड्रैग कर लें तो भी आपके पास आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप फाइल में जाकर और इधर से आप कर देंगे ओपन। ओपन में जाने के बाद आपके पास डेस्कटॉप सेलेक्ट हो गया और आप इधर से इमेज को पकड़ के एंटर कर देंगे तो ये आपके पास इमेज आ जाएगी। सही है। ये अब आपने जब ओपन किया तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट खुल गया। यहाँ पर देखें आप, डॉक्यूमेंट नेम चेंज होगा। और यहाँ पर हम काम कर रहे थे, अब आपने यार मैं यहाँ से यहाँ कैसे लाऊं, तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ से क्लिक करें और यहाँ ले जाके ड्रैग कर दें, एक तो ये बात हो गई। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से जाएंगे प्लेस में। जब आपका ये खुला हुआ है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट बंद है, अब आप यहाँ से जाएंगे प्लेस में, और प्लेस में जाने के बाद डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पर उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, प्लेस कर देंगे तो वो इधर आपके विद इन द आर्टबोर्ड, उसी आर्टबोर्ड जिस करंट आर्टबोर्ड में आप काम कर रहे हैं वो इधर आकर इमेज को प्लेस कर देगा। अब हम एक काम करते हैं कि इस इमेज को बनाते हैं, ठीक है। अब इस इमेज को हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको पहले बनाएंगे। इसके ऊपर हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट दबा के इसको साइड में रखेंगे। एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। दूसरा एलिप्स टूल बनाना है हमें। शिफ्ट के साथ दबाएंगे बनाएंगे तो बिल्कुल प्रोपोर्शनली बनता रहेगा, और शिफ्ट के साथ नहीं बनाएंगे तो ये अपने हिसाब से बनेगा। ये हमारे पास ये हो गया। हमने इसको भी शिफ्ट के साथ लेकर आए ताकि ये इसी लाइन में आता रहे, वरना ये ऊपर नीचे हो सकता था। इसके बाद ये टी लिखा हुआ है तो आप टी कैसे लिखेंगे, टी तो डायरेक्ट फ़ॉन्ट से लिख लेंगे, लेकिन अब ऐसा ही चाहिए हमें तो हम इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल है हमने जो ना वो इम्पैक्ट का फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, इसको शिफ्ट दबा कर और इसको डायगनली बड़ा किया। अच्छा, अब सपोज करते हैं हम, और यार ये तो ऐसा है नहीं, तो फिर अब क्या करेंगे, इसमें फ़र्क है ना, ये अलग है और ये अलग है। अब हम दूसरा काम करेंगे, वो क्या करेंगे कि हम रेक्टेंगल टूल के ज़रिए इसको बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल के ज़रिए हमने इसको ये एक रेक्टेंगल बनाया। अब ये इसमें फ़र्क है, तो फ़र्क है तो अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम इसको यहाँ से और रोटेट करेंगे, इसको सेम इसके ऊपर बिठा देंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि वो साइज़ पर आ जाए। और इसी तरह अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का क्या तरीका बताया था, ऑल्ट करके कॉपी करेंगे तो ये दूसरी इमेज बन के आ जाएगी। हम इसको यूँ घुमाएंगे, इसको यूँ कर देंगे, ठीक है। ये सेम इसके ऊपर कॉपी हो गया। हमने इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबाकर इसको भी क्लिक किया, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और इसको उठा के हमने इधर सेंटर में रख दिया। अब हमें कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, कलर चेंज करना है तो ये आपके पास इतने बड़े बड़े कलर पैलेट्स, कलर के बॉक्स मौजूद हैं। हमने सबसे पहले बड़ा जो बॉक्स है उसको लिया
तो जो है ना वो हमने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हमने इसका रेड कलर ले लिया, तो ये रेड फिल हो गया। सर्कल हमारा कौन सा कलर था, ये वाइट कलर था, इस पर क्लिक करेंगे, वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और टी जो है हमारा ये यही था, इसको उठा के हम इसे सेंटर में ले लेंगे। अच्छा, एक तो ये तरीका था कि जो हमने इसको बनाया। इसके अलावा कौन सा तरीका है, दूसरा भी तरीका है। एक ये तरीका हमने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो हमने इमेज को इधर प्लेस किया है, हम एक काम करते हैं कि इसकी ओपेसिटी कुछ कम कर देते हैं। ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी वो होती है कि जिसमें जब ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाए किसी भी इमेज के अंदर, ये ओपेसिटी के प्रोसेस के थ्रू होती है। अब मिसालें 50 कर दी तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया। अमूमी तौर पे आपने कई जगहों पे देखा होगा कि अगर इमेज होती है या वीडियो चलती है तो सेंटर में नाम लिखा हुआ आता है जो कि बहुत लाइट सा होता है, उसको वाटरमार्क कहते हैं। वाटरमार्क कैसे आएगा, वो इसी तरह ओपेसिटी के जरिए आएगा। आपने अपना नाम लिखा या कंपनी का नेम लिखा और उसके बाद उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया तो ये एज अ वाटरमार्क ट्रीट करेगा, ठीक है। हमने इसकी ओपेसिटी को 50% किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके इस ऑब्जेक्ट को, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसको लॉक कर दिया। अब ये कहीं नहीं हिल सकता, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है अब पहले ये बनाएंगे। क्यों, अगर मिसाल है मैं ये बड़ा ऑब्जेक्ट पहले बनाता हूँ तो अब वो पूरा हाइड हो जाएगा मेरे लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं है मैं करूँगा क्या। तो मैंने इसके लिए अब सबसे पहले छोटा ऑब्जेक्ट बनाया। छोटा ऑब्जेक्ट पहले हमने कैसे किया था, हमने सिलेक्शन टूल के जरिए इसको रोटेट किया था और उसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस किया था। हम इस बार ये नहीं करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो हमने परफॉर्म किया था वो सेम वैसा ही हो जाएगा, सही। अब हम इसको ये करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हमने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट को एक कॉर्नर में रखा, दूसरे पॉइंट को दूसरे कॉर्नर में रखा, तीसरे पॉइंट को तीसरे कॉर्नर में रखा और चौथे पॉइंट को चौथे कॉर्नर में रखा, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू एक ही टूल, एक एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, फिर उसके बाद ठीक है। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, सपोज करें कि मेरे पास नीचे अब इसको ऐड करना है, यानी कि इस तरफ बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको सिलेक्शन टूल के ज़रिए यूँ खींच लूँगा तो ये साइडों से भी बढ़ जाएगा। अब मैं चाह नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए पहले एक कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबाकर दूसरे कॉर्नर को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये दोनों जो है ना वो फिर अब इसको स्ट्रेट हम आगे बढ़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि हर काम को करने के 2 से 3 तरीके हैं, सारे मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। इस बात की कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने इसी तरीके को फॉलो करना है या दूसरे तरीके को फॉलो करना है, आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या फिजिबल है। जिसमें आपको इजी हो आप वो तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तरीका आपको मैंने करके दिखा दिया, दूसरे तरीके पर हमें एक ये बना दिया। अब हम सर्कल पर आएंगे, सर्कल पर आते हैं, हम इसको ये बनाना शुरू कर रहे हैं। अब शिफ्ट दबाकर मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ तो ये यहाँ से, अब हम देखें कि टॉप से तो है ही नहीं, टॉप से तो अपनी जगह पर खड़ा नहीं है, तो फिर हम इसको हिलाने के लिए 2 तरीके, बात हुई फिर 2 तरीके, या तो हम इसको छोड़ दें, डिलीट करें और दोबारा बनाना शुरू करें। दूसरा तरीका ये कि हम इसको रहने दें, स्पेस बार जब साथ में दबाएंगे ना तो वही हैंड टूल के थ्रू, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो हिलना शुरू हो जाता है आर्टबोर्ड, इसी तरह से हम जब ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के वक्त स्पेस बार दबाएंगे तो उस स्पेस बार ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पर फोकस कर लेगा, और ये हमने इसको यहाँ पर आकर सेट कर दिया। इसके बाद माउस का कर्सर छोड़ेंगे, शिफ्ट का बटन फिर बाद में छोड़ेंगे। 2 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा रेक्टेंगल टूल था, ये हम बना चुके। अब हमारा प्रोसेस आता है कलरिंग का। कलरिंग में ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा रेड कलर था, रिक्वायरमेंट जो हमारी रेड कलर की थी उसको फिल किया। बाकी तो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब क्या करेंगे,
हो यार, इतनी मेहनत से बनाया और अब तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसके अब इसको भी सेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि अरेंज करते हैं सेंड बैकवर्ड, एक चीज़ इनेबल हो गई, सही है। अब आपके पास ये चीज़ नज़र आ गई। हम कहते हैं कि सेंटर का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो कहाँ पर है। चलें, हमारी रिक्वायरमेंट पहले सर्कल की वाइट कलर की थी, वाइट कलर इसको फिल करते हैं। अब वो चीज़ तो है ही नहीं जो हमने बनाई थी। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको एक बार और सेंड बैकवर्ड करेंगे और इसको भी पकड़ के हम सेंड बैकवर्ड करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम दोबारा इसको पकड़ के सेंड बैकवर्ड करेंगे और इसको भी पकड़ के सेंड बैकवर्ड करेंगे, तो अब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि एक मिसाल है, आपके पास बहुत बड़ी एक बुक लाइब्रेरी है शेल्फ में, ठीक है, सारी बुक्स आपने अलाइन की हुई है। अब आप चाह रहे हो कि आपने जो आखिर में बुक रखी है वो सबसे पीछे चली जाए तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि जो सबसे आखिर में बुक रखी जाए वो सबसे पीछे हो, हालांकि जो आखिर में बुक रखी जाएगी वो तो सबसे आगे होगी। तो इस वजह से हमने इसको अरेंज की के थ्रू बैक पे किया। अरेंज था, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो अलाइन थे, हमने एक ऑब्जेक्ट को अरेंज टू बैकवर्ड किया तो पीछे आया, फिर बैकवर्ड किया पीछे आया, फिर बैकवर्ड किया पीछे आया। इसी तरह अब जो ये दूसरा सर्कल था हमारा, इसको एक बार बैकवर्ड किया तो एक ऑब्जेक्ट के पीछे आया, दूसरी बार बैकवर्ड किया तो दूसरी ऑब्जेक्ट के पीछे आया। इस तरीके से हमारी अरेंजमेंट सेट हो गई। ये दो हमारा जो है ना वो तरीका हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है ना वो मैं आपको दोबारा क्लियर करूं। एक तो ये कि लॉक कैसे हुआ था, वो लॉक क्यों हुआ था कि ये हमने इमेज पकड़ी थी, इमेज को समझे कि हम इस फॉर्म पे मौजूद थे, ठीक है। ओपेसिटी क्यों कम की थी, ओपेसिटी हमने इसके लिए कम की थी ताकि जब हम उसको ड्रॉ कर रहे हों तो हमें पता चल सके कि अब क्या चीज़ ड्रॉ करनी है और अब क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, सही। हमने इस वजह से इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। सपोज करें कि अगर मैं ओपेसिटी कम नहीं करता तो मुझे क्या नुकसान था। मुझे नुकसान ये था कि मैंने इसको सेम एज इट इज़ यहाँ रख दिया, तो मुझे तो अब पता भी नहीं चल रहा ना कि मुझे माइनस करना है कुछ या प्लस करना है, इसके एडजस्टमेंट सही है या नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये किया था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ओपेसिटी कम करेंगे तो हमें ये विजिबल हो जाएगा कि अब हमारे पास कितनी लेयर्स में काम करना है, तो हम उस लेयर्स में उसको काम करते रहेंगे। इसके बाद हमने इसको ऑब्जेक्ट में जाकर लॉक सिलेक्शन किया तो ये लॉक हो गया। अब हम इसके ऊपर ट्रेसिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओपेसिटी और ऑब्जेक्ट लॉक का ऑप्शन था। अगर हमें इस लॉक ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अनलॉक ऑल कर देंगे या फिर ऑल्ट कंट्रोल और 2 प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। देखें, अब मिसाल है मेरे से ये गलती हो गई, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये मैंने गलत जगह पे रख लिया। मैं चाह रहा हूँ इसको वापस वहीं लेकर आऊँगा, तो ये अंडू मूव आ गया कंट्रोल Z के ज़रिए एडिट के ऑप्शन में जाके, या तो फिर मैंने डायरेक्ट कंट्रोल Z दबा दिया कीबोर्ड से, तो ये इसने रिटर्न ले लिया इस जगह पर, ठीक। कई ऑप्शन तक हम जा सकते हैं। अनलॉक ऑल पर चले जाएं, मतलब अंडू के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इसको एक साथ। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, मुझे वापस आगे आना है, तो हम रीडू करेंगे, रीडू ओपेसिटी, रीडू लॉक। देखिए, लॉक इसके लिए कर रहे हैं कि ये तो बड़ा सिंपल ऑब्जेक्ट था। आप जब इस पर काम करना शुरू करेंगे ना, कि इस पर आप सपोज करें कि हमने जो है वो ये बनाया, ठीक है, ये लॉक क्यों किया था ऑब्जेक्ट को, उसकी वजह बता रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हमने इसको यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पर लिया है, इसको यहाँ से यहाँ पर लिया है, इसको यहाँ से यहाँ पर लिया है। सपोज करें कि यहाँ पर क्लिक होने की जगह पर यहाँ क्लिक हो गया, तो ये तो हिल जाएगा। और अब क्या करेंगे, इस वजह से हमने इसको लॉक किया था, ठीक है। इजीली हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ सवाल है जो आप कर सकते हो, शायद किया नहीं अभी तक,
वो ये कि सर हमारा जब सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हम ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इमेज में क्यों नहीं कर सकते? तो इमेज में नहीं कर सकते। हाँ भाई, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटर के ऑब्जेक्ट की हद तक महदूद है, बाहर से आने वाली किसी भी इमेज के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सर आपने तो कहा था कि वो इलस्ट्रेटर में इमेज पिक्सेलेट नहीं होती, तो ये आप जब लेके आया तब तो पिक्सेलेट होगी। अब समझ में आया कि जिन्होंने सवाल किया था कि हम फोटोशॉप में काम करें, इलस्ट्रेटर में उसको डालें और उसको प्रिंट पे दे दें, तो इसकी वजह ये है कि देखें हम बाहर से इमेज लेकर आए, ये इमेज भी तो फोटोशॉप में बनाई गई होगी ना। जब हम इसको बाहर से लेकर आए, ये इमेज फॉर्म में थी, इमेज इलस्ट्रेटर में आएगी तो वो पिक्सेलेट ज़रूर करेगी। क्यों? क्योंकि वो रास्टर है। इमेज हमेशा जो भी होती है वो हमेशा रास्टर होती है, वेक्टर नहीं होती। कोई भी इमेज हो, आया जेपीजी इमेज हो, पीएनजी इमेज हो, टिफ इमेज हो, कोई भी इमेज हो, किसी भी फॉर्मेट की हो, वो नहीं होती सिवाय एक फॉर्मेट के, एसवीजी। एसवीजी फॉर्मेट वाली इमेज जो है ना, वो कभी भी पिक्सेलेट नहीं होगी। अगर उसको इलस्ट्रेटर में बनाया है, अगर उसको भी फोटोशॉप में बनाया है, तो भी वो पिक्सेलेट हो जाएगी, ठीक है। सर्कल बनाते हुए ड्रैग यूँ किया था कि सर्कल बना रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि हम यूँ भी बना सकते हैं, यूँ भी बना सकते हैं, लेकिन यूँ बनाना नहीं है, हमने शिफ्ट करके पूरा एक्यूरेट सर्कल बनाना। अब हम यहाँ तक पहुँचे तो अब क्या करेंगे, नीचे आ गए, हम शिफ्ट तो हमने इसके लिए दबाया हुआ है कि बिल्कुल प्रोपोर्शनली स्केल अप स्केल डाउन कर सके। साथ में स्पेस बार दबाएंगे ताकि वो अपनी जगह पर हम उसको ला सके। ये हमारा, हमने इसको सर्कल को ड्रॉ कर लिया। और इलस्ट्रेटर में लेयर्स होती हैं। इलस्ट्रेटर में एक सवाल आया कि लेयर्स होती हैं। जी भाई बिल्कुल होती है, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बताएंगे कि हम लेयर्स को यूज़ क्यों नहीं करते, ठीक है। और अरेंज बता दो, डिफरेंट कलर्स। चले अरेंज जो है ना वो दोबारा बता देते हैं। अब इसमें से आप जज करें कि कौन सी जो है ना वो हम बाहर से इमेज लेकर आए थे और कौन सी हमने ड्रॉ करी है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके पिक्सल्स पिक्सेलेट हो रहे हैं और ये जो है ना वो हमने दूसरा ये वाला जो बनाया है या ये जो बनाया है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में, तो इस वजह से फ़र्क हो गया, ठीक है। अब हम जूम आउट पे भी खड़े ना तो भी ये क्लियर इमेज है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वेक्टर ड्रॉ की गई है और ये इमेज फॉर्म में आई है, इस वजह से ये पिक्सेलेट हो रही है। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, पिक्चर्स का प्लान बना है, वो कहाँ से? ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ या मज़ीद काम करूँगा, ये तमाम चीज़ें आपको एज एन असाइनमेंट ग्रुप पर पोस्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। सेम नहीं होगा इसके अलावा भी? हाँ सेम नहीं होगा सब, इसके अलावा भी आपको दिया जाएगा। कुछ सेम दे देंगे तो फ़ायदा क्या, मज़ा नहीं आएगा ना। बहुत से लोग आगे के सवाल करते हैं। देखें भाई, जो बहुत ज़्यादा आगे के सवाल कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि सब अगर मैं अभी बता दूंगा तो जो बिल्कुल बिगनर है ना वो कहाँ जाएगा। ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि इतना तो पढ़ा के तजुर्बा हो गया कि जो पढ़ने आता है ना वो उसी लेवल का नहीं आता, वो हमेशा आगे पीछे का भी आता है, तो ये फ़र्क है, ठीक है। कुछ टूल्स आपने नहीं बताया, जैसे शेप टूल में फ्लेयर टूल, कुछ टूल नहीं बताया, जैसे शेप टूल में फ्लेयर टूल था। वक्त आने दो, इंशाल्लाह सब बताएंगे अल्लाह ने चाहा तो। आपको कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, जो आपकी नीड, जिस टूल की आपको नीड हो सकती है ना, वो सब बता देंगे इंशाल्लाह ताला। जितना 8 साल 7 साल में मैंने अपने काम के हिसाब से देखा है, जितने टूल ज़रूरी हैं जो काम आते हैं वो बिल्कुल सब बताऊंगा, लेकिन जो टूल बिल्कुल ही मार्केट में यूज़ नहीं होते हैं उसका फ़ायदा नहीं है आपको बताने का। कई वजूहत हैं, आपको बताऊंगा, आप उस पर फोकस करोगे तो दूसरे टूल को भूल जाओगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको वो बता दिया जाएगा तो हमारे पास टाइम स्लॉट भी कम है। तो ये तमाम चीज़ें देखकर और एक वो कोर्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको कम टाइम में वो तमाम चीज़ें बताई जा सकें कि जिसके ज़रिए आपने अब नेक्स्ट लेवल पर काम शुरू कर देना है, ठीक है। ये कुछ शेप जो है ना वो बनाए हैं, इसके ज़रिए अब आपको अरेंज बताते हैं, अरेंज कैसे होगा। ये है सबसे पीछे और ये सबसे आगे। अब नंबर वाइज हम गिनती करते हैं, तो ये इसको एक नंबरिंग अगर हम दे दें, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है।
सबसे आगे वाला है, इसको हम अरेंज करते हैं कि एक स्टेप पीछे चले जाए तो सेंड बैकवर्ड करेंगे, मज़ीद एक स्टेप पीछे चले जाए सेंड बैकवर्ड कर देंगे, मज़ीद एक स्टेप पीछे चले जाए सेंड बैकवर्ड करेंगे, और फिर दोबारा एक स्टेप पीछे जाए सेंड बैकवर्ड कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि एक एक करके आगे आते जाएं तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एकदम पीछे कर दूँ तो सेंड टू बैक डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, पीछे चले जाएगा, एकदम बिल्कुल सबसे आखिर में पीछे चले जाएगा। और अगर हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये बिल्कुल एकदम सबसे आगे आ जाएगा। इसी तरह से ये भी है, एक एक करके हम इसको ब्रिंग फॉरवर्ड, एक लेयर आगे आया, दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे आया, तीसरे ऑब्जेक्ट के आगे आया, और अब ये चौथे ऑब्जेक्ट के आगे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको एकदम पीछे कर दूँ तो ब्रिंग टू सेंड टू बैक कर दूंगा तो एकदम पीछे चले जाएगा, और आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, बिल्कुल आगे आ जाएगा। ठीक है, अब मुमकिन है, मैं समझता हूँ कि अरेंज का जिसको इशू था वो क्लियर हो गया होगा। और सिर्फ ये बता दें लेयर्स होती क्या है, मुझे ये नहीं पता। अरे भाई लेयर्स के पीछे क्यों पड़े हो, जिस लेयर्स बताएंगे क्या होती है इंशाल्लाह ताला, फोटोशॉप को भी साथ में कंपेयर करते हुए आपको दिखाएंगे कि लेयर्स क्या होती है, किस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, किस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला सब आपको गाइड करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखें, आप आगे क्लास तो लेने दें। सॉफ्टवेयर फ्री होता है या हम लोग कहीं से बाय करते हैं? या सॉफ्टवेयर तो अब हर जगह आपको भी पता है कि फ्री मिल ही जाता है, तो आपको इंशाल्लाह ताला फ्री सॉफ्टवेयर का ही लिंक दे देंगे, और उसको क्रैक करने का तरीका भी इंशाल्लाह ताला आपको जल्द गाइड कर दिया जाएगा। CS6 ही यूज़ करना ज़रूरी है या CC कर सकते हैं? CS6 यूज़ करने की वजह क्या है वो मैं बता देता हूँ। CS6 करें या CC करें, देखिए मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो आपके असाइनमेंट से मतलब है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपनी क्रिएटिविटी लेवल को कम कर दो तो फिर आप CC यूज़ कर लो। मैं रिकमेंड नहीं करता, उसकी वजह ये है कि कई टूल्स, कई ऑप्शंस CC में मौजूद हैं और जो CS6 में नहीं है। सपोज करते हैं कभी मैंने आपको जो है ना वो स्टार के ज़रिए आपको बहुत सारे डॉट्स बनाना सिखाया है, ये करके। ठीक है, सपोज करें कि आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए तो CC में डायरेक्ट मौजूद है, लेकिन CS6 में मौजूद नहीं है, तो आपको CS6 का एक तरीका पता चला ना कि ये हम इस तरह से कम और ज़्यादा कर सकते हैं उसके पॉइंट्स को। अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह से CC के अंदर कई ऐसी टूल्स, कई ऐसे ऑप्शंस, कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं कि जो रेडी है, आप उस पर क्लिक करोगे तो एक कमांड के अंदर पूरा काम हो जाएगा, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी लेवल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से CS6 को मैं प्रेफर करूँगा, CC को प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप CC में काम करना चाहते हो तो मैं आपको बाउंड भी नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी है। मुझे मेरा असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए जो कि आप ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। टेबल ट्रेस करके बता रहे हैं, फिर उसके बाद ओवरव्यू देके क्लास में टेबल ट्रेस करेंगे और बेसिक टेबल देखना चाहिए। पहला असाइनमेंट तुम नहीं तो सॉफ्टवेयर सॉल्व करना। क्लास टेबल चलें, आज जो है ना वो आपको ये टेबल भी सिखाते हैं कैसे ट्रेस होगा। ठीक है, इमेज को इलस्ट्रेटर के इन्वायरमेंट में लाने के आपको दो तरीके बताए थे। एक तो ये कि क्लिक एंड ड्रैग कर लें, दूसरा तरीका है कि आप इसको यहाँ से जाकर और प्लेस कर लें। ठीक है, आपके पास प्लेस हो गया ये टेबल। अब आप क्या करोगे, इसको आपने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आपके विद इन द वर्क एरिया में आ जाए। आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया। ये तमाम प्रोसीजर करने के बाद अब आपने इसकी ट्रेसिंग शुरू करनी है। सबसे पहले कोशिश ये क्या करें कि आप सबसे पहले जो ना वो डिज़ाइनिंग फील्ड को कंप्लीट कर लें। जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, ट्रेस करनी है, उसके बाद
उसके कलर वर्जन पर जाएं कि अब कलर इसमें ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ये फ्रंट लाइन हो गई हमारे पास। उसके बाद जो है वो ये सिर्फ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और शेप टूल इसके ज़रिए ही काम कर रहे हैं। शेप को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैसे भी बताया था। एक सवाल आया, शेप को ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते। शेप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ओपेसिटी टूल आपके पास मौजूद है, आप शेप को ट्रांसपेरेंट कर दें और उसके बाद जो है ना वो, उसके बाद आप उसको जो है ना वो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को सिखाते सिखाते काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो ट्रेसिंग के लिए बैठा हूँ मैं, और मुझे अपना पुराना दौर याद आ गया जब मैं सीखने जाता था। ठीक है, अब मिसाल है मेरे पास लेंथ तो यही है ना। अब मैं चाहूँ तो दो काम कर सकता हूँ। एक तो ये कि इसी को नया ऑब्जेक्ट ले लूँ और उसके बाद उसकी सेटिंग करूँ, या तो फिर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँ और उसके बाद आपको सेटिंग करके दें। ठीक है, डायरेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? रेडीमेड को क्यों नहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? डायरेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं और रेडीमेड को क्यों कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे? दोनों काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब मिसाल है, इस पाए को बनाना है हमें, तो ये इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, ऑल्ट से कॉपी करते हुए ख्याल रखना होता है, क्लिक पहले छोड़ना है। जब भी आप ऑल्ट से कॉपी करें या शिफ्ट के ज़रिए जब भी आप प्रोपोर्शनल किसी चीज़ को स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे, तो आपको ये चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना होगा कि सबसे पहले आप माउस की को जो आपने क्लिक एंड ड्रैग करके किया है, तो उस माउस की को आप पहले छोड़ेंगे। उसके बाद आपने जो है ना वो उसको छोड़ना है, कीबोर्ड की को। अगर आपने गलती से कीबोर्ड की को पहले रिलीज़ कर दिया तो आप समझें कि ये गलती हो जाएगी आपसे। और जो अगर मिसाल है, हमने इलस्ट्रेटर को ऑल्ट की को लिया था कॉपी करने के लिए, तो अब वो ऑल्ट की कॉपी नहीं करेगी, वो तो छोड़ चुके हम ऑल्ट की को, ये वजह थी। ठीक है भाई, वो
अगर कोई ये कह रहा है कि दिस इज सो टाइम कंज्यूमिंग, तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि आप क्या चाह रहे हो, कि जादू की छड़ी हो, मैं उसको घुमाऊं और डिज़ाइन रेडी हो जाए? तो यार ये तो ऐसा हो तो मुझे कहीं बता देना वैसे कहाँ मिलती है ना ऐसी जादू की छड़ी, क्योंकि मेरी नज़र से तो अभी तक नहीं गुजरी। और दूसरी बात ये कि आप अगर समझ रहे हो कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरे भाई ये स्टार्टअप है, आपका हाथ सेट हो जाएगा तो कोई आपसे बैठ के टेबल थोड़ी ट्रेस करवाएगा यार, सोचने वाली बात है। पहली क्लास में इतना सब कुछ पढ़ा दिया, असाइनमेंट भी देंगे, जुल्म नहीं है मेरे भाई। अगर आप समझते हो कि ये जुल्म है, तो मेरे भाई आप लॉकडाउन की छुट्टियां भी तो गुजार रहे हो। आप जो है ना वो घर पे बैठो, तैयारी करो, और आपको पूरा हफ्ता दिया जाएगा, इसमें अपना जो है ना वो प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के बाद जो है ना इसको ग्रुप पर सबमिट करो। इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। और अगर मज़ा नहीं आएगा कोई बात नहीं, आपका टाइम तो पास हो जाएगा ना कम से कम लॉकडाउन में। दो ऑब्जेक्ट एक साथ ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि जब आप शिफ्ट दबाओगे, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट दबाओगे, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। असाइनमेंट कब देना है? असाइनमेंट कब देना है, मैं अभी आपको असाइनमेंट इंशाल्लाह ताला जल्दी ग्रुप पे पोस्ट करके दूंगा। मैं जो भी करके देता है आपको इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट पोस्ट, तो आपने जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी असाइनमेंट देना। अब आप मेरे से बोलें कि सर हम कब दें आपको असाइनमेंट पोस्ट करके, मैं तो कहूँगा 1 घंटे में दे दो। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, चलो अपना टाइम ले लो, लेकिन याद रखिएगा कि कमिंग फ्राइडे तक कोशिश करें कि आप असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास 5 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और इतनी सारी बातों के साथ हमारा टेबल जो है वो अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करें, अब हम ये करें, इस टेबल को उठाएं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, और उसके बाद इस अच्छा अब चूंकि जो है ना वो हमारे पास जो रेफरेंस टेबल है ना वो चूंकि वुडन टेक्सचर्ड वाला है, तो हम सेम कलर तो ला नहीं सकते फिलहाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि कुछ कलर कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट वाले जितने उनको ये कलर रहने देते हैं। ठीक है, और ये जितने भी एरियाज हैं जहाँ पर शेडो गिरता है, जहाँ पर लाइट कम आती है, इन एरियाज को जो है ना वो हम कुछ डार्क कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अब हमने जो है ना वो एक काम ही करना है कि यार मैं सबको दोबारा कलर को कॉपी करूँ, इसकी जगह एक काम और करते हैं, वो ये कि हम जो है ना इन कलर्स में से कॉपी करते हुए चलते हैं। ठीक है, सपोज करें इसमें कलर कौन सा आएगा, ये वाला कलर आएगा, तो आप आई ड्रॉपर टूल ले लें, इस पे से क्लिक करें, उफ ये तो कलर हो गया, ये है जादू। ये बहुत जल्दी हो सकता है ना, ट्रेसिंग में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। फिर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल यूज़ किया, और उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आपने दोबारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया, और आपने कलर सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया, और आपने कलर सेलेक्ट कर लिया। यूं करके आपका टेबल मुकम्मल हो गया, और अब आपने इंशाल्लाह ताला इसी तरह के टेबल को बनाना है इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब एक दो चीज़ें आपको मज़ीद बतानी थी, दरमियान में रह गई हैं। वो क्या है, वो ये है कि मिसाल है मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मिसाल है मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस अच्छा कलर फॉर्म में जब हम आते हैं ना तो दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, तो ये फिल कलर है और ये स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर क्या होता है, जिसको आप आउटलाइन कह लें, बाउंड्री कह लें, वो स्ट्रोक कलर होता है। ये नॉर्मल कलर वाला है, और इसमें हम स्ट्रोक कलर को ऐड अगर करते हैं तो ये कैसा दिखता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा है कि जिसमें सिर्फ फिल कलर मौजूद है और स्ट्रोक कलर नन हुआ हुआ है, यानी कोई भी सेलेक्ट नहीं है। ये ऐसा है कि जिसमें फिल कलर भी है और स्ट्रोक कलर भी है, तो ये डिफरेंस है। अगर हम चाह रहे हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट लें कि जिसमें
फिल कलर ना हो तो यहाँ से फिल कलर को कैंसिल कर देंगे, नन कर देंगे। ये 3 तरह के हम जो है ना वो कलर की फिल कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं। एक तो फिल कलर के ज़रिए, फिल एंड स्ट्रोक के ज़रिए, और ये सिर्फ स्ट्रोक के ज़रिए। ये 3 तरह के हम इसको ले सकते हैं। फिल कलर भी हम कलर खोलेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और मेन कलर भी हम खोलेंगे तो भी ये कम्प्लीटली कलर बता देगा। यहाँ से कलर शेडिंग सेट करेंगे, कौन से शेड में चाहिए किस कलर में चाहिए, और फिर यहाँ से उस शेड को सेलेक्ट करेंगे कि किस कलर का क्या शेड चाहिए। ठीक है, सर टेबल तो बन गई, अब सेव कैसे करेंगे? टेबल तो बन गई, अब सेव कैसे करेंगे? इसको सेव बिल्कुल आसान तरीका, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, जहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ पर जाके आप इसको नाम के साथ में सेव कर लेंगे। ये इंशाल्लाह ताला आपका सेव हो जाएगा। इसको भी आप ओके कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो असाइनमेंट मिलेगा वो किस तरह से पोस्ट करेंगे? वो भी एआई की फाइल पोस्ट करेंगे या किस तरह क्या है? देखिए असाइनमेंट जो मिलेगा उसको कैसे पोस्ट करेंगे, उसको पोस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसी तरह से एआई की फ़ाइल खोलें और इसमें आपका ऑब्जेक्ट मौजूद हो। सपोज़ करें कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, जैसे पहले हमने रखा था ना वैसे ही मौजूद हो। सपोज़ करें जैसे ये मौजूद है ना, ठीक है, हमने ये किया नहीं, इसको हम हटा देते हैं, ये बनाया है। ठीक है, अब आप जो है ना वो अपना ऑब्जेक्ट वो खोलें। क्या खोलेंगे? आपका ये फर्स्ट राइट वाला जो है ये आपका असाइनमेंट है, जो रेफरेंस इमेज आपको दी गई थी, और लेफ्ट वाला जो है ना ये वो इमेज है जो आपने बनाई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जो है ना वो ग्रुप पे पोस्ट करें, तो इससे ये पता चलेगा कि आपने इलस्ट्रेटर के ही पोर्शन में बैठकर ये काम किया है, जिसमें इमेज और आपकी वेक्टर इमेज को दोनों में फ़र्क सामने दिखेगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाला असाइनमेंट है आपके पास, तो आप जो है ना वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और ये पोस्ट कर दें। याद रखिएगा जितने भी असाइनमेंट दिए जाएंगे उन तमाम की मार्किंग होगी। अगर आप चाहते हैं कि एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट मिले सैलानी की तरफ से, तो आपने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, उन तमाम असाइनमेंट्स की मार्किंग होगी। अगर आपने ये कहा कि मेरे पास मैं तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे यहाँ हो गया था, मैं वहाँ चला गया था, मैंने क्लास नहीं ली, तो भाई ये क्लास इसी ग्रुप पर आपके लिए 24 घंटे तक वैलिड रहेगी इंशाल्लाह, अभी तक के प्लान के मुताबिक। बाकी फिर देख लेंगे। ठीक है, तो 24 घंटे में अगर मिसाल है आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो आप उसको ले सकते हैं। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ग्रुप पे कर सकते हैं। देखें स्क्रीनशॉट ले, ये सवाल आया है बहुत अच्छा कि स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने का बहुत आसान तरीका है। एक तो ये कि प्रिंट स्क्रीन का बटन आता है कीबोर्ड के ऊपर, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप कई तरीके से ले सकते हैं। आपके पास स्नैपिंग टूल आता है, स्नैपिंग टूल के जरिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप फिर उसको ग्रुप पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं? भाई पीडीएफ नहीं बनाइएगा, मुझे आपका काम इस तरीके से चाहिए कि मुझे पता चले कि इमेज कौन सी है जो रेफरेंस दी गई थी और आपने क्या बनाया ये देखना है। खाली आप अगर ये भेज दोगे तो मुझे इस चीज़ की हाजत नहीं है। ठीक है, और रिपीट करके असाइनमेंट तो ग्रुप पर ही होगा ना। ठीक है, असाइनमेंट फॉर्म शेयर करेंगे। असाइनमेंट आप कहाँ पर पोस्ट करेंगे? तो असाइनमेंट के लिए आपको गूगल फॉर्म का लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप पर ही, आप वहाँ से असाइनमेंट को पोस्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम उसको रिव्यू कर लेंगे। सही है? ठीक है, अच्छा बस चलें, अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि स्टार्ट से हमने लिया क्या है और क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट देखा, फिर हमने आर्ट बोर्ड देखा, आर्ट बोर्ड के बाद वर्क एरिया देखा, वर्क एरिया देखने के बाद लेफ्ट साइड पे टूल बार है, टॉप पे मेन्यू बार है, राइट साइड पे कमांड पैनल है, ये सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा सिलेक्शन टूल जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए काम आता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक पॉइंट को चेंज करने के लिए काम आता है। इसके अलावा हमने जो है वो टाइप टूल देखा है कि टाइप अगर करना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसके अलावा
हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं रेडीमेड, तो उसको कैसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, या तो फिर कस्टमाइज बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें साइज़ के हिसाब से उसको बना लेंगे। इसके बाद हमने कलर पिक करने के लिए आई ड्रॉपर टूल को भी यूज़ करके देखा है। इसके अलावा हमने जूम टूल को भी यूज़ किया है, और ऑल्ट प्लस माउस का व्हील जो है इसको भी अप एंड डाउन करके देखा है। हैंड टूल के लिए हम हैंड टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, और स्पेस बार दबा के भी हैंड टूल को यूज़ किया जा सकता है। अरेंज टूल हमने देख लिया है कि अरेंज अगर करना है तो कैसे करेंगे। अरेंज के लिए एक एक लेयर के पीछे जाना है तो सेंड बैकवर्ड करेंगे, और अगर बहुत सारे एक साथ बिल्कुल पीछे चले जाना है तो सेंड टू बैक। इसी तरह एक एक स्टेप आगे आना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और बिल्कुल एकदम आगे आ जाना है तो वो ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। इसके अलावा हमने जो है वो कलर को देख लिया कि फिल कैसे होगा, फिल एंड स्ट्रोक कैसे होगा, और सिर्फ स्ट्रोक कैसे होगा। इसके बाद हमने इसके साथ हमने देखा ट्रेसिंग कैसे होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो हमने लॉक किया, और लॉक करने ओपेसिटी कम की है, लॉक किया है, और उसके बाद इसके ऊपर ट्रेसिंग शुरू कर दी है, और हमने ट्रेसिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हमने टेबल को भी किया है। आपको थोड़ा सा जो है ना वो मैं ये दिखा देता हूँ कि आपके असाइनमेंट्स में होगा क्या। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके कुछ असाइनमेंट्स हैं कि जो आपको दिए जाएंगे। आपने ये भी बनाना है, 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 और ये भी बनाना है। सर इतने सारे असाइनमेंट्स एक साथ एक क्लास में आप दे रहे हैं, वो भी पहली क्लास में। तो भाई लॉकडाउन है, बिल्कुल कितना मतलब छुट्टियां कितनी एंजॉय कर लोगे। कूल करो, थोड़ा सा काम करो, फिर एंजॉय दोबारा करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाइयों, मजीद कोई सवाल? सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा, सॉफ्टवेयर का लिंक आपको दे दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका भी स्टेप्स उसमें मौजूद होंगे, वो बता दिए जाएंगे। और कोई सवाल है तो पूछो। मजीद कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। भाई बहुत सारा काम है, तरावी की तैयारी करनी है, तो तरावी की तैयारी तो मगरिब से इशा में हो जाएगी, असर के बाद हो जाएगी। असर से लेकर इशा तक तैयारी कर लो, इशा के बाद तरावी पढ़ा लो। सुबह से लेकर असर तक क्या करोगे यार, थोड़ा सा हमारे लिए भी टाइम निकाल लो। और जो जॉब पे जा रहे हैं, जो जॉब पे जा रहे हैं तो वो तो नाइट ड्यूटी लगाएंगे, और क्या करना है इसमें। और वैसे एक बात बताओ मुझे, चलो ये तो पहली क्लास है तभी आपको परेशानी हो रही है ना, जब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे तो इसके बाद तो सब इजी हो जाएगा। जैसे मिसाल है ना, सॉफ्टवेयर आपको उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, आपको जो है ना वो वर्किंग उसकी समझनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, और आपको टूल्स चलाने भी आ जाएंगे, कई चीज़ें आपके हाथ पर आ चुकी होंगी, तो उसके बाद जो है ना वो आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। how will we compile all different task images? हाँ, How will we compile all different task images? भाई आपने एक एक करके इमेज को लेना है ना। आप मेरे से ये पूछा जा रहा है कि असाइनमेंट सारे जो हैं वो हम कैसे करेंगे, तो भाई एक इमेज लेंगे, एक इमेज को आप गूगल फॉर्म में एक इमेज के थ्रू डालेंगे, फिर दूसरी इमेज को डालेंगे, फिर तीसरी इमेज को डालेंगे। हर ऑब्जेक्ट, हर असाइनमेंट की इमेज अलग अलग होगी। सर तरावी बनानी थी, इसके अलावा सेव कैसे करेंगे? रिकैप करना है तो कुछ रिकैप कर लिया। चलें आज की क्लास ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे 11 बजे फिर मुलाकात तो नहीं होगी आपसे, दोबारा इसी तरह लाइव आएंगे इंशाल्लाह ताला, उस पर देखेंगे। और कोई अली भाई जो है ना वो हमारे दोबारा ज्वाइन होना चाह रहे हैं, तो अली भाई भी देखें क्या कहते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, जिस तरह आप लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच राहिल भाई, दिशान, फैज़ान,
जिस तरह आप लोगों ने देखा कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग आप लोगों की टेक्निकल स्किल्स को एनहांस करने के लिए काम बहुत ज़्यादा कर रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसी तरीके से इस लॉकडाउन की सिचुएशन के बिहाफ में बहुत से ऐसे घर ऐसे हैं कि जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा, बहुत से ऐसे एरियाज ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग ऐसे फैमिलीज ऐसी है कि जो इस लॉकडाउन की वजह से सर्वाइवल उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पड़ोस में देखें, अपने एरिया में देखें और देखें कि कहीं अगर कोई मसला है तो उनकी मदद करें। अगर आप समझते हैं कि आप उन तक रसाई नहीं कर सकते तो सैलानी ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, आप लोग सैलानी की मदद करें। सैलानी में अगर आप समझते हैं कि डोनेशन दे सकते हैं या कोई राशन आप लोग आके जमा कर दें, इंशाल्लाह सैलानी इज गोइंग टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड विल डेफिनेटली फीड द पीपल अराउंड नॉट ओनली इन कराची बट इन पाकिस्तान एज वेल। तो इस चीज़ को हमें इंशाल्लाह हम ही लोग होंगे जो मिलके अपने मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए हम लोग काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। तो इंशाल्लाह वी होप कि थिंग्स आर गोइंग टू बी इन अ प्रॉपर वे और इंशाल्लाह हम इस वबा से भी दुआ करते हैं। इस रमज़ान के महीने में आप तमाम लोग भी उम्मीद करते हैं कि रोज़े की हालत में होंगे, आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से छुटकारा अता फरमाए और अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवार लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।